स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to the Study IQ. So today we are going to see the Gupta Empire. But अब तक हमने देखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, द सेम एस्पेक्ट ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, देयर आफ्टर एंटायर मगधन एम्पायर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली गुप्ता एम्पायर है। बट गुप्ता एम्पायर में जाने से पहले आई वांट टू गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड कि एग्जैक्टली मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड के बीच में हुआ क्या था। As far as polity, society and thereafter economy of this period is concerned, वो इतना important है नहीं। Art and culture of the post-Mauryan up to Gupta period is bit important because Gandhara school of art, Mathura school of art and thereafter Amravati school of art जो है वो इस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ है मौर्यन से लेके गुप्ता के बीच में। सो ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं किसी और दिन दूसरे लेक्चर तो लूंगा ही। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी दी गुप्ता एम्पायर। बट गुप्ता एम्पायर के पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखेंगे and thereafter we'll move on to the Gupta Empire, and in Gupta Empire we'll see the polity, society and art and culture of the Gupta Empire. So in between इसमें इकोनॉमी हम लोग गुप्ता एम्पायर की एज सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं हम लोग बातें करेंगे। बस एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के गुप्ता पीरियड में, वो हम देख लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दी गुप्ता एम्पायर। पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे। तो जैसे मौर्यंस के टाइम पर हमने देखा था दैट आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC प्रिसाइजली द एंटायर मौर्यन एम्पायर जस्ट सडनली कोलैप्स। हमने देखा था कि दैट एंटायर इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो एक आपका हो गया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और एक हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट। ओके, तो बेसिकली ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्ड बाय कुणाल एंड देयर आफ्टर सांप्रति, ये देखा था हम लोगों ने। एंड देयर आफ्टर ये जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है मौर्यन टेरिटरीज का, ये पाटलिपुत्र से ही मैनेज होता था एंड इट वाज बेसिकली मैनेज बाय दशरथा एंड दशरथ वाज बेसिकली द फर्स्ट किंग। देयर आफ्टर द सेवेंथ किंग वाज बृहद्रथा एंड बृहद्रथा वाज किल्ड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र शुंगा। एंड दिस पुष्यमित्र शुंगा had started Shunga dynasty in 188 BC. The Shunga dynasty is also basically marked by the revival of the Vedic civilization because during this time जैसे ही पुष्यमित्र शुंगा assumed the throne, he carried out अश्वमेधा sacrifices. ये अश्वमेधा sacrifices में जो चीफ प्रीस्ट था उनका नाम था पतंजलि। So पतंजलि was basically contemporary of पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, तो ये जो शुंगा डायनेस्टी है इसके बाद में ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारी माइनर डायनेस्टी आई। बट अप टू गुप्ता एम्पायर जब था यहाँ पे एज सच कोई मेजर डायनेस्टी जो है वो नहीं आ पाई। ओके, एंड ऑन दी अदर हैंड ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है जब कुणाल एंड सांप्रति जो थे बाय 180 BC यहाँ पे इंडो ग्रीक्स आ चुके थे। सो दिस आर द फॉरेन इन्वेडर। इंडो ग्रीक्स वर फॉलोड बाय शकाज, Shakas were followed by Parthians. Parthians को पहलवाज भी बोला जाता है। पहलवाज आर डिफरेंट डायनेस्टी। एक साउथ इंडिया में पल्लवाज करके एक अलग डायनेस्टी थी। ये अलग है, ये अलग है। दिस आर फॉरेन इन्वेडर, दिस इज इंडिजीनियस द्रविडियन डायनेस्टी। एंड देयर आफ्टर फिर इनके बाद जो है द लास्ट वन इज कुशाना। So after the collapse of the Mauryan Empire from the northwestern part, you can see that there were 4 foreign invading tribes in the country. और ये जो 4 foreign invading tribes थी इन्होंने इंडिया में बहुत कुछ लाया बाहर से। their polity is important, economy is important, society is also important. Roughly देखेंगे as far as polity is concerned, ठीक है। So as far as polity is concerned, then these people bought themselves the concept of satrapi. ये जो सत्रापी जो कंसेप्ट है इट वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय दी इंडो ग्रीक्स देमसेल्फ। इंडो ग्रीक सत्राप को स्ट्रेटेगोस भी बोला करते थे। स्ट्रेटेगोस और सत्राप ये कंसेप्ट सेम है, दोनों वर्ड का एक ही मतलब होता है मिलिट्री गवर्नशिप। अब मौर्यन टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो हेड होता है जो कुमारामत्या बेसिकली दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज रॉयल ब्लड। हमने ये भी देखा था कि अशोका वाज दी वॉइस रॉय और कुमारामत्या ऑफ द एंटायर उत्तर पथ और बेसिकली तक्षशिला वाला रीजन। सो बेसिकली ये जो रॉयल ब्लड वाला जो कंसेप्ट है दैट रॉयल ब्लड हैज टू बी देयर एज अ प्रोविंशियल हेड, इसको चैलेंज करने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रेटेगोस वाला कंसेप्ट लाया था इंडो ग्रीक्स ने। एंड सेम कंसेप्ट को स्ट्रेटेगोस को ही बाकी के जो एम्पायर है
ओके उन्होंने सत्रापी बोला था। तो स्ट्रेटेगोस एंड सत्रापी का मतलब होता है मिलिट्री गवर्नशिप। मिलिट्री गवर्नशिप मतलब जो राजा के बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हीं को प्रोविंशियल हेड बनाया जाता था, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट प्रोविंशियल एरिया कैन बी सिक्योर्ड इन एन एफिशिएंट वे। जो रॉयल ब्लड है उनको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सच मजा नहीं आता था, ऑब्वियसली उनको रॉयल कोर्ट में रहना था, कैपिटल सिटी में रहना था, बिकॉज दे वांटेड टू बिकम अ किंग इन सम पीरियड ऑफ द टाइम, and that's why this practice of military governorship was quite important, right? Thereafter फिर second thing, as far as economy is concerned, then economy में आपको एक चीज याद रखनी है, that gold coins were introduced into India for the first time by the Indo-Greeks. Okay, ये पहली डायनेस्टी है, okay, which had introduced gold coins into इंडिया। इनका एक फेमस किंग भी था इंडो ग्रीक्स का, मिलिंद पन्नो, और ओके नॉट मिलिंद पन्नो, बेसिकली मिलिंदा, ओके मानेंदर और मिलिंदा, इसके ऊपर एक बुक भी लिखा गया था मिलिंद पन्नो। बट ये जो मानेंदर है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड इशूड गोल्ड कॉइन, एंड इन्होंने सिर्फ गोल्ड कॉइन ही इशू नहीं किए थे, बट दे आल्सो हैड इमेज ऑफ द किंग ऑन गोल्ड कॉइन। जैसे आज के टाइम पे नोट्स पे आपने देखा होगा कि गांधी का इमेज है, वैसे ही हर एक कंट्री में इमेजेस होते हैं कॉइन्स के ऊपर एंड नोट्स के ऊपर किसी पर्सनैलिटीज के। तो ये जो प्रैक्टिस है ये इंडिया में चालू किसने की थी? तो ये प्रैक्टिस चालू की थी इंडो ग्रीक किंग मानेंदर, हु हैड इशूड कॉइन्स व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक किंग। तो अपने खुद के ही इमेजेस कॉइन पे उन्होंने लगा दिए थे। सो गोल्ड कॉइन एंड देयरआफ्टर इमेजेस दैट आर एट्रीब्यूटेड टू द पर्टिकुलर किंग ऑन द कॉइन, ये जो प्रैक्टिस है इन द इकोनॉमिकल रिल्म दैट वाज स्टार्टेड बाय दिस फॉरेन इन्वेडिंग डायनेस्टी। एंड देयरआफ्टर फिर नेक्स्ट वन जो है दैट इज सोसाइटी। ओके नाउ सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फॉरेन इन्वेडिंग ट्राइब्स है, they had readily accepted the Hindu religion, not Hindu religion basically, but the religions that were available across the Sindhu river. So कौन से religion available थे? Buddhist, Jainism, thereafter even Brahminical religion were there. So these people had readily accepted this religion and they got entailed themselves or enshrined themselves into this Brahminical fold, Buddhist fold as well as Jaina fold. तो lots of foreigners जो है उनके नाम आपको दिखेंगे इन द प्रिस्टली क्लास ऑफ नॉट ओनली ब्राह्मणिकल रिलीजन बट ऑल्सो बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन। ओके तो उसके बारे में भी आप पढ़ोगे कभी, इसके ऊपर मैं कभी लूंगा एक दूसरे लेक्चर्स अलग से। एंड देयर आफ्टर फिर पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बाद में लास्ट आता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ओके दैट आर्ट एंड कल्चर में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, ओके इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट। हेलेनिस्टिक का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ द एंशियंट ग्रीक एंड इजिप्शियन कल्चर। जब एंशियंट ग्रीक एंड इजिप्शियन कल्चर एक साथ आ गए तो उसको उन्होंने नाम दिया था हेलेनिस्टिक कल्चर। और ये जो हेलेनिस्टिक कल्चर है, ओके दैट पर्टिकुलर हेलेनिस्टिक कल्चर के ऊपर इंडिया में भी एक स्कूल बना था, दैट इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। वैसे ही ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बनना चालू हुआ, एक इंडिजिनियस स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हुआ मथुरा में, जिसको आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बोलोगे। एंड देयर आफ्टर लास्ट वन जो है आपका दैट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एज वेल एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो दो स्कूल ऑफ आर्ट है दोज आर इंडिजिनियस इन ओरिजिन, वेयर एज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है दैट इज फॉरेन इन ओरिजिन बिकॉज इट हैज हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, दैट इज ग्राइको रोमन कल्चर, बेसिकली आप इसको बोलोगे ग्रीक रोमन और ग्रीक एंड इजिप्ट कल्चर का जो मिक्सचर जो है, ओके वो आप यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी बैकग्राउंड। ओके ये जितनी भी डायनेस्टीज थी दोज वर देयर इन बिटवीन मौर्यंस एंड गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम। सो मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में ये जो डायनेस्टीज थी, उसके बाद में ये तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की ही बात चल रही है, तो साउथ में कौन था? तो साउथ में उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी दैट वाज सातवाहनास। ओके सातवाहनास का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। जो सातवाहना डायनेस्टी थी उसका जो ग्रेटेस्ट रूलर था ही वाज गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, फिर उसके बाद वशिष्ठपुत्र पुलमई एंड देयर आफ्टर फिर यज्ञश्री सातकर्णी। ये जो तीन किंग थे दोज रूल्ड इन बिटवीन 106 टू 198 एडी। ये टाइम पीरियड में जो तीन किंग थे दिस थ्री आर कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। बट सातवाहना का जो रूल है इट वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट निगेटिव रूल इन इंडिया। ओके निगेटिव रूल इसको क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ द टू एस्पेक्ट इन द सोसाइटी दैट दिस स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इट इज सेड दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल
for bringing the rigidity in the Varna system. So he clearly gave a royal decree कि भाई जो वर्ण आप चेंज करते हो that is not acceptable in the society. So the rigidity in the Varna system was enforced by Gautamiputra Satkarni, and thereafter you can see that from Satvahana period onward this practice was virtually followed by each and every major dynasty that was there in the country. And thereafter फिर they also started one more practice called as a land grant to the priest, जिसको अग्रहारा या फिर देवदाना भी बोला जाता है, जिसके बारे में बात करेंगे थोड़े टाइम में। तो ये जो लैंड ग्रैंड का जो प्रैक्टिस है उसकी वजह से हुआ क्या, इंडिया में फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म, सामंतशाही, ये जो प्रैक्टिस है ये ओरिजिनेट करने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो भी जाता है सातवाहनास को। गॉट इट। सो सातवाहनास के बारे में 3-4 किंग, देयर आफ्टर 1-2 देयर बेसिकली एस्पेक्ट आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड देयर आफ्टर फिर साउथर्न रीजन में जो है, जो कावेरी डेल्टा के नीचे जो चीज़ें हैं, ओके, सो दिस इज बेसिकली दी, यहाँ से जो नीचे वाले जो एरियाज है, ओके, इन दिस पर्टिकुलर एरिया 3 मेजर डायनेस्टीज थी। कौन सी थी 3 मेजर डायनेस्टीज? तो छोलाज, चेराज एंड पांड्यास। तो संगम लिटरेचर आपने सुना होगा। तो ये जो संगम लिटरेचर है ये यहाँ पे इस पीरियड में डेवलप हो रहा था, कृष्णा कावेरी डेल्टा के बीच में। तो दिस इज अ रफ आइडिया ऑफ द एंटायर इंडिया or Indian subcontinent. We can see that after Maurya. So you can clearly see over here, जब Mauryan dynasty का जब कोलैप्स हुआ, तो Mauryan dynasty का कोलैप्स होने के बाद अल्टीमेटली ये सारी चीजें इंडिया में चल रही थी। सो पॉलिटिकल अपहीवलनेस वाज देयर। नॉर्थ वेस्टर्न में कुछ और चल रहा है, ईस्टर्न साइड में कुछ और चल रहा है, साउथर्न साइड में तो कुछ और ही चल रहा है। सो पॉलिटिकल यूनिटी वाज नॉट देयर इन पोस्ट मौर्यन टाइम. This political unity was ultimately brought into picture by Gupta dynasty. Okay, and that's why Gupta dynasty is considered as the one of the prominent dynasty of the ancient India. And once this dynasty had brought the entire Indian subcontinent under its disposal, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में बहुत सारे अलग अलग काम किए. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, देर आफ्टर फिर सोशल रिलेशंस होंगे, देर आफ्टर लिटरेचर डेवलपमेंट होगा, आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट होगा. तो हर एक फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडिएवर में गुप्ता एम्पायर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करके रखे हैं. तो उसके बारे में अभी देखेंगे. बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि एग्जैक्टली इन बिटवीन प्री गुप्ता एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मतलब रफली फ्रॉम 200 BC से लेके 300 AD के बीच में इंडिया में क्या चल रहा था, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी. ओके, तो let's come to the Gupta Empire then, guys. Okay, so we'll go one by one. Polity, thereafter फिर society, and thereafter फिर art and culture. Now as far as polity of the Gupta Empire is concerned, then आपको एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, गुप्ता एम्पायर के बारे में इतना इलेबोरेटली चीजें लिखी नहीं गई है. जैसे अर्थशास्त्र में वी कैन गेट इलेबोरेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज सप्तांग थियरी, व्हाई 7 लिम्ब ऑफ द स्टेट्स हैव टू बी देयर, व्हाई एस्पियोनेज हैव टू बी देयर, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे रीजन क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ द किंग. तो ये सारी चीज़ें आपको अर्थशास्त्र में मिल जाएगी. तो वैसे कोई चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिख के रखी है क्या, तो वैसी कोई चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिलना डिफिकल्ट है. एंड दैट्स हमारे पास इतना इन डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है गुप्ता एम्पायर का जितना हमारे पास था मौर्यन एम्पायर का. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उससे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डीकोड की है. तो अब एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहले जो गुप्ता एम्पायर है उसका जो फाउंडर है, इट इज कंसिडर्ड एज श्री गुप्ता एंड ही वाज फॉलोड बाय हिज सन घटोत्कच. इन दोनों का नाम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द सन ऑफ घटोत्कच, दैट इज चंद्रगुप्ता. ओके, सो चंद्रगुप्ता द फर्स्ट. ओके, he assumed throne in 319 AD and 319 AD onward चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेम चीज जो बिंबिसारा ने की थी. बिंबिसारा ने जैसे मैरिज अलायंस फॉस्टर किए थे, और मैरिज अलायंस के बाद जब बिंबिसारा का जब सन आया अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने क्या किया, पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट. सो सेम यू विल सी ओवर हियर. सबसे पहले जो चंद्रगुप्ता जो था उसने मैरिज अलायंस से पोजीशन कंसोलिडेट की, एंड देयरआफ्टर उसका जो बेटा है दैट इज समुद्रगुप्ता. ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे. समुद्रगुप्ता इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. तो जैसे बिंबिसारा एंड अजातशत्रु था वैसे ही ओके मगधन डायनेस्टी के लिए, वैसे ही यहाँ पे गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता एम्पायर के लिए भी कौन इंपॉर्टेंट है, तो गुप्ता एम्पायर के लिए यही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सन, फादर, डियो. तो फादर ने सबसे पहले मैरिज अलायंस किया एंड देयरआफ्टर सन ने पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट करी.
तो अब एक एक करके देखेंगे। ये फैक्चुअल डाटा से भी याद रख लेना दैट फाउंडर इज नॉट चंद्रगुप्ता, द फाउंडर इज बेसिकली श्रीगुप्ता। एंड चंद्रगुप्ता ये अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य भी अलग है। एंशियंट इंडिया में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दैट जितने भी बड़े बड़े राजाज हैं उनका जो नाम है उसके बाद जो सक्सेसिव राजा है वही नाम अडॉप्ट करना चाहते थे। तो थ्रू आउट एंशियंट इंडिया यू विल फाइंड एटलीस्ट 14 किंग हु यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ एज विक्रमादित्य, राइट। तो ये अलग अलग राजाज है, बट इन लोगों ने जो नाम लिया है तो नाम जो है वो काफी सेम है। वैसे ही एज फार एज चंद्रगुप्ता इज कंसर्न देन ऑलमोस्ट 7 चंद्रगुप्ता नाम के किंग हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो चंद्रगुप्ता है it is basically the name of Chandragupta Maurya, but obviously he is considered as a founder of Mauryan dynasty, तो काफी बड़ा नाम हो गया। तो जो सक्सेसिव रूलर है उन्होंने चंद्रगुप्ता को टाइटल ही बना लिया। तो वंस दे अज्यूम द थ्रोन तो वो अपना नाम भी चेंज करते थे। तो ही ऑल्सो अडॉप्टेड द सेम नेम दैट इज चंद्रगुप्ता। ओके, सो चंद्रगुप्ता के बारे में अब देखेंगे थोड़ा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बट वंस ही अज्यूम द थ्रोन तो इन्होंने क्या किया, तो ही बेसिकली assumed the title that is Maharaja Adhiraj, and thereafter he also established matrimonial relations. तो matrimonial relations से empire consolidation वाला जो काम है वो हुआ। Okay, so he also had matrimonial relations with the लिच्छवी tribe। अब आप पूछोगे सर लिच्छवी ट्राइब तो हार गया था, then yes absolutely वो हार तो गया था, बट हारने के बाद आपको चीज़ याद रखनी है कि एंशियंट टाइम पे व्हेन अ पर्टिकुलर डायनेस्टी यूज्ड टू गेट वैंक्विश, तो हारने के बाद उनको खत्म नहीं किया जाता था, उनको रॉयल दरबार में दूसरी या फिर सबऑर्डिनेट पोजीशन दी जाती थी। एंड वो वाली डायनेस्टी जो है या फिर वो जो फैमिली है इट यूज टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस। तो वैसे ही लिच्छवी ट्राइब हार तो गई थी अजातशत्रु के टाइम पे, बट उनको एनहाइलेट या खत्म नहीं किया गया था। ओके, दे रिमेन। तो लिच्छवी का नाम आपको मौर्यन टाइम पे भी मिलेगा, पोस्ट मौर्यन टाइम पे भी मिलेगा, एंड इवन गुप्ता टाइम पे भी ये लिच्छवी ट्राइब है जो वैशाली के सराउंडिंग एरिया में कहीं ना कहीं तो अच्छा खासा रसूख रखती थी। गॉट इट। सो मैट्रिमोनियल अलायंस ही हैड फॉस्टर्ड, एक टाइटल अडॉप्ट किया था उन लोगों ने, एंड देयर आफ्टर ही हैड स्टार्टेड एन ईरा कॉल्ड एज गुप्ता ईरा। ये जो ईरा है दैट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ईरास का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अगर मैं बैकग्राउंड में बता दूं तो राइट नाउ जो हम फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर आपने सुना होगा इसके बारे में, अगर सुना नहीं होगा तो भी आपको पता ही है। ये जो कैलेंडर है okay, it started with the birth of the Jesus Christ. Okay, so 0 is considered as basically the birth of the Jesus Christ. AD मतलब in the realm of the Jesus Christ. Anno Domino मतलब क्रिश्चियन ईरा और क्राइस्ट ईरा। पर ये 0 के पीछे वाला जो ईरा है उसको आप बोलोगे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसके 12 मंथ होते हैं, जैन से लेके दिसंबर। गॉट इट। सो ये जो है ये हो गया आपका ईरा, बिकॉज इसको आप क्रिश्चियन ईरा भी बोलोगे, दैट्स वाई इंग्लिश में इसको एडी को सीई भी बोला जाता है, दैट इज क्राइस्ट ईरा और क्रिश्चियन ईरा। तो व्हेनेवर अ वन पर्टिकुलर बिग किंग जो है वो जब किंग एक थ्रोन पे आ जाता है तो वो एक अपना ईरा चालू कर देता है। गॉट इट। और ये जब ईरा जब चालू होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू कैलेंडर। तो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर आज हम फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन ईरा वाला जो कैलेंडर है वो हम फॉलो करते हैं। बट देयर इज वन कैलेंडर कॉल्ड एज हिंदू कैलेंडर ऑल्सो, राइट। आपने सुना होगा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो जो हिंदू कैलेंडर है इसको बोला जाता है शका कैलेंडर। ओके, इट इज कॉल्ड एज शका कैलेंडर। ओके, अगर आप कंपेयर करोगे इससे तो 78 एडी में ओके देयर वाज वन किंग कॉल्ड एज चाष्टाना। अब इसमें भी एक स्टोरी है आपको समझनी पड़ेगी। ओके, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 और ये जो कैलेंडर है हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 1950 में। ठीक है, तो 1950 में जब ये कैलेंडर अडॉप्ट किया था तब ऐसा कंसिडर किया जाता था कि 78 एडी में ओके कनिष्क जो है, कनिष्क वाज रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी। तो ये कनिष्क रूलर ने शकास को हरा दिया, एंड शकास को हराने के बाद कनिष्क एज्यूम द थ्रोन एंड कनिष्क स्टार्टेड दिस शका कैलेंडर। ऐसा तब कंसिडर किया जाता था, कनिष्क काफी बड़ा नाम है, एंड ये जो कैलेंडर है फ्रॉम 78 एडी ऑनवर्ड इंडिया में चलता आ रहा था। सो दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट अल्टीमेटली डिसाइडेड टू अडॉप्ट इट। बट अभी पिछले 5-6 साल में थोड़ी नई डेवलपमेंट आई है, एंड वी गॉट टू नो कि भाई ये जो कनिष्क है ये कनिष्क 78 एडी में तो था ही नहीं। कनिष्क का जो न्यू ईरा जो हम लोगों ने असाइन किया है दैट इज 140 से लेके 160 एडी के बीच में। ओके, समवेयर अराउंड दिस पीरियड कनिष्क था, ऐसा हम अब कंसिडर करते हैं।
तो फिर ये 78 एडी में शका कैलेंडर बनाया किसने, या फिर शका ईरा जो है वो चालू किसने किया। तो नाउ वी कंसिडर कि 78 एडी में देयर वाज अ शका किंग कॉल्ड एज चास्टाना, ही हैड एज्यूम्ड द थ्रोन, और जैसे ही वो थ्रोन पे बैठा उसने शका ईरा चालू किया, मतलब एक नया कैलेंडर चालू किया। ओके, और ये जो शका कैलेंडर है ये आज हिंदू कैलेंडर में हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि शका 1948 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली अभी कुछ चल रहा है, राइट। तो दिस शका कैलेंडर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ से लेके फाल्गुन तक, ओके, ये वाला जो कैलेंडर है, दिस कैलेंडर इज बेसिकली शका ईरा कैलेंडर, और द कैलेंडर विच वाज स्टार्टेड बाय शका रूलर चास्टाना इन 78 एडी। तो वैसे ही जो क्रिश्चियन कैलेंडर है दैट इज क्रिश्चियन ईरा, इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो से लेके अब 2022 चल रहा है। उसके पहले आप बोलोगे बिफोर क्राइस्ट वाला ईरा और बीसी। तो वैसे ही 319 एडी में ओके चंद्रगुप्ता ने ये ईरा चालू किया था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि दिस किंग वॉज देयर जिन्होंने अर्लियर टेरिटोरियल कंसोलिडेशन किया था एंटायर गुप्ता एम्पायर का। ओके, सो गुप्ता एम्पायर के बारे में चंद्रगुप्ता के बारे में दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्वाइट इनफ। ये थोड़ा कैलेंडर वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये ऑनलाइन लेक्चर जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो फिर इसकी वजह से ना इतना इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इससे रिलेटेड देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में अगर आप बताओगे देन ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली एड्रेस दैट स्पेसिफिक डाउट ऑफ योर्स। तो लेट्स मूव नेक्स्ट किंग देन समुद्रगुप्ता। Okay, now as far as Samudragupta is concerned, then he is considered as the greatest ruler of this dynasty. The greatest ruler of this dynasty because it is considered कि entire India was brought under Gupta Empire by the Samudragupta himself. तो समुद्रगुप्ता ने ही entire गुप्ता एम्पायर के अंडर ओके ये पूरी की पूरी टेरिटरी लाई थी, बट इसके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एज सच हमें मिले नहीं हैं। जैसे इफ वी से कि अशोका यूज्ड टू क्लेम दैट एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर हिज डिस्पोजल, तो हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। कंधार में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सन्नाती एरागुड्डी में भी अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एज सच हमें मिले नहीं हैं टू कोरोबोरेट वॉट एवर दैट इज रिटन अबाउट समुद्रगुप्ता। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अशोकन इंस्क्रिप्शन के टाइम पे कि जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, देयर आफ्टर समुद्रगुप्ता एंड फिर जहांगीर के भी इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं। तो समुद्रगुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने क्लियरली लिख के रखा है कि एक मिलिट्री कमांडर को उन्होंने साउथर्न एक्सपीडिशन के लिए भेजा था एंड एंटायर साउथ जो है वो गुप्ता एम्पायर के अंडर लाया गया है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भले ही ना हो, लिटरेरी एविडेंसेस में इन्होंने एक क्लेम किया है कि एंटायर इंडिया वाज अंडर देयर डिस्पोजल, एंड ये एंटायर इंडिया डिस्पोजल में किसने लाया था, तो समुद्रगुप्ता ने लाया था, एंड दैट्स व्हाई समुद्रगुप्ता इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो एक एक करके देखेंगे। इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है इट वाज इंस्क्राइब्ड बाय हरिसेना, ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट है उन्होंने ही ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्ता के लिए लिखा था, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रशस्ति। प्रशस्ति मीन्स किसी की स्तुति करना, मतलब टू प्रेज समवन। ओके, सो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड एज अ प्रशस्ति बिकॉज इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेना हैज गिवन और ही हैज रिटन प्रशस्ति और स्तुति और इन प्रेज ऑफ द समुद्रगुप्ता, आप इतने बड़े हो कि आपने पूरे इंडिया को अपने अंडर लाया है। Thereafter his coins are quite important. The coins of the Gupta dynasty, majority of the coins of Gupta dynasty are basically gold only. तो gold coins इन्होंने large scale पे issue किए थे। Thereafter we have also found copper coins as well as silver coins of the Gupta empire. ठीक है, so Gupta empire के टाइम पे gold coin, copper coin, silver coin हमारे पास available है। तो in the coins of the Samudragupta, he used to call himself as Lichavi Duhitar, means son of the daughter of the Lichavi, and that is how we have got to know that he was the son of the daughter of the Kumara Devi, who was a Lichavi princess जिनके साथ इनके पिता की शादी हुई थी। Thereafter he had also issued gold coin of the Yupa type. ये Yupa type is nothing but a horse sacrifice. मतलब क्या हुआ, अश्वमेधा। Okay, so अश्वमेधा sacrifice जब उन्होंने carry out की थी once he had assumed the throne सॉरी, तो उसके बाद he had issued this gold coin of the Yupa type. Gold coin of the Yupa type का क्या मतलब हुआ, then it is basically depicting the horse sacrifice. और हमें ये पता कैसे चला कि भाई ये इन्हीं के कॉइन है,
तो एक साइड में कॉइन पे इनकी इमेज है एंड दूसरे साइड पे उन्होंने लिखा है लिच्छविदुहितर, फिर कुछ कुछ कॉइन्स में उन्होंने हॉर्स सैक्रिफाइस दिखाई है एंड कुछ कुछ कॉइन्स में उन्होंने खुद को वीणा बजाते हुए भी दिखाया है, फ्रॉम विच वी हैव डिडक्टेड द फैक्ट दैट ही वाज आर्डेंट फॉलोवर ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। म्यूजिक में इनको थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा खासा इंटरेस्ट था एंड ही हैड आल्सो शोन हिमसेल्फ टू प्ले एज अ प्लेयर ऑफ वीणा ऑन हिज कॉइन। Thereafter समुद्रगुप्ता को अनुकंपवना भी बोला जाता है, बिकॉज फ्रॉम द चाइनीज अकाउंट वी हैव गॉट टू नो कि एक किंग था माघवर्मन ऑफ द श्रीलंका। ही वांटेड टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट टेंपल बेसिकली एट गया, एंड जिसके लिए उन्होंने परमिशन दे दी थी, किसने? समुद्रगुप्ता ने। एंड दैट्स व्हाई फिर श्रीलंकन सोर्सेस में जो समुद्रगुप्ता है उसको अनुकंपवना भी बोला गया है, दैट इज फुल ऑफ compassion, that despite having this territory under his control, he allowed other king to come into that territory and build a temple. Okay, and thereafter he is also known as Napoleon of India. क्यों? Because according to Vincent Arthur Smith, ये काफी फेमस बंदा है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ही इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट राइटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन 1904 उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 7 वॉल्यूम्स का एक बुक निकाला था, ठीक है, और ये बुक इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द एंटायर इंडियन हिस्ट्री। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके 1904 तक पूरी हिस्ट्री आपको ये 7 वॉल्यूम में मिल जाएगी। तो ही हैड कॉल्ड Napoleon, Samudragupta as Napoleon of India because according to Vincent Arthur Smith, the Samudragupta had never lost even a single battle throughout his life. ठीक है, बट ये सिर्फ आर्कियोलॉजी लिटरेरी एविडेंस के बेस पे ही सारी की सारी चीजें डिकंस्ट्रक्ट की है। आर्कियोलॉजिकली हमें एज सच और कुछ ज्यादा इनके बारे में पता नहीं है। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और भी 2-3 यस हाँ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग, सो चंद्रगुप्ता द सेकेंड, सो सन एंड सक्सेसर ऑफ द समुद्रगुप्ता। अगेन चंद्रगुप्ता ही नाम है बट ये सेकेंड है, ठीक है। चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता एंड देयर आफ्टर चंद्रगुप्ता द सेकेंड। Now, as far as Chandragupta the second is concerned, the Gupta territory reach highest water mark, मतलब सबसे ज्यादा गुप्ता की टेरिटरी अगर किसी के अंडर रहेगी तो वो किसके अंडर थी? चंद्रगुप्ता द सेकेंड के अंडर थी। क्यों? बिकॉज जब गुप्ता डायनेस्टी जब थी उस टाइम पे गुजरात एंड रफली महाराष्ट्र से लेके जो एरिया था वहां पे एक और डायनेस्टी थी, दैट वाज वाकाटका डायनेस्टी। नाम भी आपने सुना होगा वाकाटका डायनेस्टी का। सो चंद्रगुप्ता द सेकेंड ने क्या किया था? चंद्रगुप्ता द सेकेंड हैड फॉर्ज मैट्रिमोनियल रिलेशन विद दिस डायनेस्टी। अपनी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, शी वाज मैरिड ऑफ टू द किंग रुद्रदमन ऑफ द वाकाटका डायनेस्टी। अनफॉर्चुनेटली किंग रुद्रदमन डाइड अर्लियर, तो प्रभावती बिकेम वर्चुअल क्वीन, बट प्रभावती किसकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्ता द सेकेंड की ही थी, एंड दैट इज हाउ चंद्रगुप्ता द सेकेंड वर्चुअली रूल्ड द एंटायर वाकाटका किंगडम ऑल्सो, एंड दैट्स द हाईएस्ट टेरिटोरियल जेनिथ जो है गुप्ता का, that was under the चंद्रगुप्ता the second। now एक एक करके कुछ फैक्चुअल्स डाटा इनके बारे में देखेंगे। मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू दी चंद्रगुप्ता द सेकेंड। अगर दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही एक मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन भी है, एंड इन दिस मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता द सेकेंड का प्रशस्ति अगेंस्ट स्तुति या फिर प्रेज किया गया है। बट ये मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन इज फेमस फॉर इट्स मेटलर्जी in the sense that it didn't rust for more than 15 centuries। अभी के लिए तो इसके ऊपर रस्ट चढ़ गया है, जंग लग चुका है इसको, बट अप्रोक्सीमेटली फॉर 15 century दिस पर्टिकुलर मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इट डिड नॉट रस्ट, ठीक है। सो मेहरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन इज फेमस फॉर इट्स मेटलर्जी एज वेल एज फॉर दी व्हाट वी कैन से इज दैट द इंस्क्रिप्शन, ओके। Thereafter फिर वीरसेनाज उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव जो है उसमें भी हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है। Thereafter फिर मैट्रिमोनियल अलायंसेस, एज आई टोल्ड यू, वाकाटका प्रिंसेस प्रभावती गुप्ता, रुद्रसेना के साथ इनका मैरिज भी हुआ था, एंड ही हिमसेल्फ मैरिड अ नागा प्रिंसेस कॉल्ड कुबेर नागा। फैक्चुअल डाटा ये सारा का सारा। एंड thereafter he had also defeated the Shaka rulers of the western India। जैसे हमने देखा था इन्वेडिंग ट्राइब्स थी, इन्वेडिंग ट्राइब्स में कौन कौन थे? तो इंडो ग्रीक, देयरआफ्टर फिर शकास, देयरआफ्टर पार्थियंस और पहलवास एंड कुशाना। जिसमें से जो शकास थे दोज वर टोटली अपरूटेड, मतलब कंप्लीट डिफीट जो उनका हुआ था दैट वाज ब्रॉट अबाउट बाय द चंद्रगुप्ता द सेकेंड, ओके। तो शकास जो थे उनका द ग्रेटेस्ट रूलर था रुद्रदमन। रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमने देखा था।
तो जूनागढ़ इज रफली गुजरात वाला एरिया ओनली, एंड वाकाटका उसके सराउंडिंग वाले एरिया में ही रूल करते थे। तो जब चंद्रगुप्ता ने वाकाटका डायनेस्टी को वर्चुअली रूल करना चालू किया, शकास बिकेम हिज हॉस्टाइल नेबर। तो अगर शकास हॉस्टाइल नेबर थे तो शकास को कंप्लीटली हराने का काम जो है वो चंद्रगुप्ता द सेकंड ने किया था ड्यूरिंग हिज रूल। देयर आफ्टर फिर ट्रेड एंड कॉमर्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ एज फार एज इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज कंसर्न, देन इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैंने आपको बताया था। व्हाई इकोनॉमी इज दैट नॉट दैट इंपॉर्टेंट? तो बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट ट्रेड एंड कॉमर्स हैड डिक्लाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता, ठीक है। तो इंडिया का जो एंशियंट ट्रेड नेटवर्क था, वो एंशियंट ट्रेड नेटवर्क चलता था बहुत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, बट वेस्टर्न कंट्रीज में जो सबसे बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर। इन फर्स्ट सेंचुरी एडी Romans, okay, that is Roman Empire, they had banned trade with India. They had banned trade with India. Why they had banned trade with India? बहुत plain simple fact थी। यहाँ से इंडिया क्या बेचता था? कॉटन, thereafter spices. In return रोमन से क्या आता था? गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज लीड प्रोटीन्स के कॉइन। तो बेसिकली इट वॉज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फॉर द रोमन एम्पायर, जिसके ऊपर बहुत सारे रोमन हिस्टोरियंस ने क्रिटिसाइज भी किया था, एंड अल्टीमेटली रोमन सीनेट एग्रीड कि भाई ये गलत चीज है, इंडिया के साथ ट्रेड की वजह से देयर इज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम रोमन टू इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दे हैड बैन ट्रेड विद इंडिया इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर द एंटायर ओवरसीज ट्रेड जो थी इंडिया की, इट हैड फेल्ड इनटू डिसयूज, एंड दैट्स व्हाई जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो थे रोमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता, वो डिक्लाइन पहले से ही चल रहा था और वो फर्दर डिक्लाइन हो चुका था। बट स्टिल ओके, गुप्ता यूज टू कंट्रोल सम ऑफ द मेजर पोर्ट। जैसे उन्होंने वाकाटका किंगडम जब कैप्चर की, तब एट दैट टाइम दे हैड कैप्चर्ड भरूच पोर्ट। ऑन द अदर हैंड ताम्रलिप्ति वाज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो ताम्रलिप्ति तो उनके पास पहले से ही था। तो जब ये जो वेस्टर्न सी पोर्ट जो है, स्पेसिफिकली जब भरूच उन्होंने कैप्चर किया, तो भरूच कैप्चर करने के बाद ओके चंद्रगुप्ता द सेकंड ने उज्जैन को सेकंड कैपिटल ऑफ द एम्पायर बनाया था। उज्जैन अगेन अगर आपको याद रहेगा, इट वाज द कैपिटल ऑफ द अवंतीप्रस्थ प्रोविंस अंडर द मौर्यन। तो ये जो अवंतीप्रस्थ वाला जो एरिया था, वही वाकाटका का रफ एरिया था। एंड उज्जैन ऑब्वियसली एंशियंट ट्रेड सेंटर भी था, आज तो महाकाल के लिए फेमस है, बट फ्रॉम एंशियंट टाइम इट वाज क्वाइट प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर। तो उज्जैन वाज मेड सेकंड कैपिटल ऑफ द एम्पायर। पहला वाला जो कैपिटल है वो ऑब्वियसली पाटलिपुत्र ही था। गुप्ता एम्पायर भी मगध का जो टेरिटरी है वहीं पे था, इनका कैपिटल जो था वो भी पाटलिपुत्र ही था, ठीक है। बट सेकंड कैपिटल वाज बेसिकली उज्जैन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, उज्जैन वाज मेड द सेकंड कैपिटल, एंड देयर आफ्टर विक्रमादित्य एज अ टाइटल वाज एडॉप्टेड बाय अगेन दिस किंग, ठीक है। फिर कॉइन्स, ही वाज द फर्स्ट रूलर टू इश्यू सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन इंडिया में सबसे पहले किसी ने इश्यू किए रहेंगे, तो फिर गुप्ताज ने, इट्स नॉट मतलब गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहले किसी ने इश्यू किए होंगे, तो फिर वो चंद्रगुप्ता द सेकंड था। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले जो थे दैट इज समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, उन्होंने कौन से कॉइन फिर इश्यूज किए थे दोस्तों? उन्होंने इश्यू किए थे गोल्ड कॉइन्स। तो ही वाज द फर्स्ट रूलर इन गुप्ता टू इश्यू सिल्वर कॉइन। वैसे तो हमें बहुत सिल्वर कॉइन पहले से भी मिले थे। इंडिया में जो सबसे पहला कॉइन मिला था 5th सेंचुरी बीसी में, ओके, दैट वाज पंच मार्क सिल्वर कॉइन। ये मैंने बताया भी था आपको ड्यूरिंग द वैदिक लिटरेचर वाला डिस्कशन। तो वेदास के टाइम पे निक्षा वाज मेंशन एज अ कॉइन, बट आर्कियोलॉजिकली जो सबसे पहला कॉइन हमें कोई मिला है, तो दैट इज 5th सेंचुरी बीसी का पंच मार्क सिल्वर कॉइन। बट ऑन द अदर हैंड ओके, अगर आप ये देखोगे गुप्ता एम्पायर तक देखोगे, तो गोल्ड कॉइन वाज इन लार्जर यूज। तो गोल्ड बहुत ज्यादा था, तो गोल्ड कॉइन ये लोग इशू करते थे। बट बाय द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्ता द सेकंड, वी कैन सी दैट गुप्ता एम्पायर हैड स्टार्टेड टू शिफ्ट ऑन द सिल्वर कॉइन। मतलब गोल्ड जो है, जो इंडिया में पहले से ही नहीं मिलता था, इट हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन। एंड क्यों डिक्लाइन हो रहा था? बिकॉज रोमन हैड बैन ट्रेड विद इंडिया, तो वहां से गोल्ड आ नहीं रहा था, इंडिया में गोल्ड मिलता नहीं है, तो फिर हम लोगों ने सिल्वर के कॉइन देना चालू किया था। एंड दैट पर्टिकुलर ट्रेंड स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द Chandragupta the second. Thereafter he had Navratna in his court. तो नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकंड, नवरत्न अकबर के पास भी थी, अकबर के पास भी थे। एंड देयर आफ्टर फिर एंशियंट मीडिएवल इंडिया में एक और डायनेस्टी थी, विजयनगर डायनेस्टी। उनका जो ग्रेटेस्ट किंग था दैट इज कृष्णदेवराया, उसके पास एक अष्टदिग्गजाज वाला कुछ तो चीज थी। तो ये जब वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा याद रखना है। नवरत्न किसके थे? चंद्रगुप्ता द सेकंड एंड अकबर के।
देयर आफ्टर अष्टदिग्गजास किसके थे, तो अष्टदिग्गजास वाज ऑफ कृष्णदेवराया, एंड देयर आफ्टर फिर शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल भी था। तो ये जो वर्डिंग्स है इसको थोड़ा सा याद रखना, इन डिटेल जाके यूपीएससी यूजुअली पूछता नहीं है, बट आपको उसमें कंफ्यूज तो जरूर करेगा। जैसे कि स्टेटमेंट डाल दिया दैट अष्टदिग्गजास वाज मेंटेन बाय चंद्रगुप्ता द सेकंड, तो आपको पता होना चाहिए कि इट वाज नॉट अष्टदिग्गजास, इट इज बेसिकली नवरत्ना। ठीक है, तो नवरत्ना मीन्स 9 पीपल, ओके, अष्टदिग्गजास मीन्स 8 बिग पीपल, अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी महाराज मीन्स अगेन 8 बिग पीपल, एंड अकबर के नवरत्ना मीन्स अगेन 9 बिग पीपल वेयर देयर। नाउ ये 9 बंदे या फिर 8 बंदे इनके नाम याद रखने देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए ये नाम दिए, अगर आपने नाम याद भी नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वर्ड्स याद रखना, द कीवर्ड्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। देयर आफ्टर फिर फॉरेन ट्रैवलर था एक फाहिन, फाहिन हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चंद्रगुप्ता द सेकंड। इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कुछ चीजें लिख के रखी है, वो देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। देयर आफ्टर फिर देयर इज वन ड्रामा देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, नाउ ये देवी चंद्रगुप्तम ड्रामा जो है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट इज रिटन बाय विशाखा दत्त। ये सेम बंदा है जिसने मुद्र राक्षसा भी लिखा था, मुद्र राक्षसा की स्टोरी जो है वो मैंने आपको बताई थी। तो विशाखा दत्त की स्टोरी क्या है, देवी चंद्रगुप्तम की स्टोरी क्या है, देवी चंद्रगुप्तम में ये बताया गया है दैट वंस समुद्रगुप्ता डाइड, मतलब इनके जो पिता है, वंस ही हैड डाइड, ही वाज सक्सीडेड बाय द एल्डर ब्रदर ऑफ द चंद्रगुप्ता द सेकंड, रामगुप्ता। तो रामगुप्ता बिकेम किंग, बट जब रामगुप्ता जब किंग बना था तब एट दैट टाइम देयर वाज इन्वेजन ऑफ द शकास ऑन द पाटलिपुत्र, और रामगुप्ता हारने वाला था। एंड जब हारने वाला था तब जब कॉम्प्रोमाइजेस की बात आई, तो कॉम्प्रोमाइजेस में रामगुप्ता वाज रेडी टू गिव हिज वाइफ टू द शका रूलर, एंड दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद द चंद्रगुप्ता द सेकंड। तो चंद्रगुप्ता द सेकंड जो है, ओके, उसने एक्चुअल में लड़की के कपड़े पहने, ही वेंट इनटू द कैंप ऑफ द शका रूलर एंड ही सक्सेसफुली किल्ड शका रूलर। उसके बाद जो बैटल हुआ उसमें भी शका आर्मी को हराने का काम किया चंद्रगुप्ता द सेकंड ने, एंड देयर आफ्टर वंस शकास वर कंप्लीटली रूटेड, चंद्रगुप्ता द सेकंड किल्ड हिज ओन ब्रदर दैट इज रामगुप्ता एंड ही एज्यूम्ड द थ्रोन। और थ्रोन पे आने के बाद जो रामगुप्ता की जो बीबी थी ध्रुव देवी, उसके साथ भी उसने शादी कर ली। ओके, so again you can clearly see over here the instance of the killing brother. Okay, एक instance of killing father was there, तो वैसे instance of killing brother. So this were quite ordinary aspect of society or polity of that time, that सत्ता के लिए खुद के पिता का या फिर भाई का बलि देना basically. ठीक है, so that basically shows about the polity or the nature of the society in the ancient time in India. ठीक है, so चंद्रगुप्ता जो है, okay, how he became the king, this is the story that is there in Devi Chandraguptam. I hope it is quite clear. And thereafter Ramgupta जो है, okay, he was the only Gupta king to issue copper coin. तो रामगुप्ता के बारे में आपको बताया था मैंने आपको जस्ट, ओके, छोटे से ब्रीफ स्पैन के लिए ही he was the king, बट एग्जैक्ट कौन सा टाइम स्पैन था ये हम लोगों को एज सच पता नहीं है। तो इन बिटवीन चंद्रगुप्ता एंड उसका जो फादर है दैट इज समुद्रगुप्ता, उनके बीच में ही was the ruler that is रामगुप्ता। He was defeated or basically he was killed by his own brother that is Chandragupta II, and Chandragupta II had become king. And after Chandragupta died in 415 AD, okay, उसके बाद दो ग्रेट गुप्ता रूलर्स थे, कुमारगुप्ता एंड thereafter फिर स्कंदगुप्ता। इनके बारे में ऐसा ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, बट वी नो सर्टेन फैक्चुअल डाटा दैट ड्यूरिंग कुमारगुप्ता's reign there was monastery that was established in नालंदा। तो नालंदा कॉलेज या फिर नालंदा स्कूल जो है which is quite famous, it was established during the reign of the Kumaragupta, and thereafter Kumaragupta के बाद Skandagupta was there. Again Skandagupta is known because of his heroic exploit against the Hunas. Okay, Hunas is a Central Asian tribe. Okay, तो Hunas, okay, Central Asian tribe है ये, ठीक है। तो ये जो Central Asian tribe है, it had attacked Gupta Empire during the time of the 5th century BC. तो ये जो टाइम पीरियड है, ओके, ये गलती से 667 हो गया है, ये 467 ही है, ठीक है, हार्डली 11 इयर्स का रेन था, ठीक है। सो बेसिकली कुमारगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता, ओके, टुगेदर दे हैड डिफीटेड हुनास। हुनास को डिफीट करने का जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो जाता है स्कंदगुप्ता को, बट आफ्टर द डेथ ऑफ द स्कंदगुप्ता who is considered as the last greatest ruler of this particular dynasty, the fortune of Gupta Empire fell. Huna succeeded in carving out large territory across northern India from the Guptas. तो हुनास के दो important king है, that is मिहिर कुला
एंड उनके फादर तोरामना. Okay, so Toramana and Mihirkula, these were the important king, but again not important. I don't think so UPSC इतना इन डिटेल जाके आपको पूछेगा भी. तो ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि गुप्ता एम्पायर जो है what happened after 467. तो this happened after 467 से लेके okay roughly 467 से लेके 510 तक का जो पीरियड है it was dominated by these two king. And after 510 जो नॉर्थ इंडिया है it was again under total upheavalness, okay, until and unless Harshavardhan brought political unity again in India in 606 AD. तो roughly for 100 years again you can clearly see over here India में disunity वापस आ गई थी. And that's the common aspect of the India. जब तक एक बड़ा राजा बैठा है okay कैपिटल में and he is managing everything, India will remain united. बट देर आर सो मेनी डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिया, ठीक है, रिलीजन है, कास्ट है, क्यूजिन्स है, कल्चर है, कि इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू होल्ड दिस एंटिटी टुगेदर. इट वॉज देयर अंडर मौर्यन बट द सून और द time when the greatest ruler, that is Ashoka himself, died, then entire India again got disunified. And same happened after the Gupta also. Gupta के अंदर भी a kind of unity was there, but the moment their great king died, then obviously the entire empire fell into disunity. Okay, so this is something related to the political aspect of the Gupta empire. कुछ factual data थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि स्कंदगुप्ता के बारे में मैंने आपको बताया था. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द शका रूलर रुद्रदमन, उसको थोड़ा याद करना, क्वाइट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही हैड टोल्ड अस दैट द लेक दैट इज सरोवर, दैट इज अभी उसका नाम भी है यहाँ पे सुदर्शन लेक, इट वाज बिल्ड बाय और इट वाज बिल्ट अंडर द रेन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य. thereafter it was repaired during the time of the Ashoka, and thereafter next one is that that is Rudradaman himself has repaired it. एंड देयर आफ्टर फिर स्कंदगुप्ता ने भी अपने इंस्क्रिप्शन उस पे लिखे हैं, वही जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन पे, दैट आई एम रिपेयरिंग दिस सुदर्शना लेक. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कुमारगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ द Gupta dynasty. Thereafter, as far as administration is concerned, then same administrative pattern which was there during the time of the Gupta was, Mauryas were followed by the Gupta dynasty. बट फाहिद ने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक कमेंट किया था दैट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी माइल्ड इन नेचर, दे डिड नॉट इंटरफियर इनटू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल, एंड सेवियर पनिशमेंट्स वर एबॉलिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्तास. ठीक है, सो इट क्लियरली शोज दैट बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर द होल्ड ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स सिटीजन हैड डिक्लाइन. इसके पीछे रीजन भी है, रीजन वॉज एमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन द कंट्री. जैसे कि हमने देखा था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी हैड स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रैंड. ये लैंड ग्रैंड जो है वो अल्टीमेटली फ्यूडलिज्म में कन्वर्ट हुआ फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड. एंड जैसे ही आपके कंट्री में फ्यूडलिज्म आ गया, तो फ्यूडलिज्म आने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके कंट्री में जो सेंट्रल किंगडम है वो क्या है, वीक होते जा रही है. ओके, सो एक एक करके देखेंगे ये सारी चीजें. ओके, तो सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे इनके पास. ठीक है, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दो नाम आपको याद रखने हैं, कुमारामत्यास एंड देयरआफ्टर संधि विग्रह. संधि विग्रह वाज बेसिकली मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. ठीक है, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ये नया कोई तो ऑफिस था विच वी हैव ट्रेस्ड कि गुप्ता पीरियड में ही ये ओरिजिनेट हुआ है. गुप्ता पीरियड के पहले हम लोगों को ये ऑफिस के बारे में पता नहीं था. एंड देयरआफ्टर कुमारामत्यास जो है, ओके, उनको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी गई थी, विच वॉज नॉट द केस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर में कुमारामत्यास का काम क्या था, टू एक्ट एज अ प्रोविंशियल हेड. ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनको जगह नहीं मिलती थी, बट यहाँ पे मंत्री परिषद में कुमारामत्यास को जगह मिली है. देयरआफ्टर फिर सेंट्रल लेवल पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो है, फैक्चुअल डाटा है वो देख लेना. ओके, सो महाप्रतिहारी, ही वाज द चीफ रॉयल चेम्बरलिन, बेसिकली चीफ ऑफ द रॉयल ऑफिस. दंड पक्षिका वाज बेसिकली चीफ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. देयरआफ्टर फिर विनय स्थिति स्थापका जो है, ही वाज द चीफ ऑफ द रिलीजियस अफेयर. देयरआफ्टर फिर महापुलीपति इज बेसिकली चीफ ऑफ एलिफेंट. एंड देयरआफ्टर फिर महाअश्वपति, अश्व मीन्स घोड़ा, तो चीफ ऑफ कैवलरी. गॉट इट. सो ये डिफरेंट ऑफिसर्स वेर मेंशन अंडर वेरियस डिफरेंट सोर्सेस. अब अर्थशास्त्र जैसा कोई एक कंपाइल सोर्स तो हमारे पास है नहीं,
तो अलग अलग सोर्सेस से जो जो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको जॉल डाउन करके ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता चला है। ओके, देर आफ्टर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी थे इनके पास, जैसे हम लोगों ने टाइम ऑफ मौर्यंस देखा था कि प्रोविंसेस थे, देर आफ्टर फिर डिस्ट्रिक्ट था, और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हमारे पास विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी था। और मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि तालुक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड है, तो यहाँ पे बस आपको तालुक ऐड करना है। ठीक है, तो मौर्यंस के टाइम पे जो प्रोविंसेस थे वैसे ही यहाँ पे भी प्रोविंस है, इनके प्रोविंस को भुक्ति बोला जाता है, और भुक्ति का जो हेड था दैट वाज उपरिका। देर आफ्टर फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलोगे आप, विषया बोलोगे, विषया का जो हेड है वो कौन था, विषयपति। देर आफ्टर फिर तालुक लेवल पे क्या है, यहाँ पे पेट है या फिर विठिका है, और ये जो तालुक है उसका हेड कौन होता था, एक तो पूर्वपाला या फिर नगरिका। एंड देर आफ्टर फिर ग्राम, तो ग्राम क्या है आपका, ग्रामिका, ग्राम का हेड है उसको आप बोलोगे ग्रामिका। सो दिस आर द यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दिस यूनिट। देर आफ्टर फिर एमरजेंस ऑफ द फ्यूडलिज्म। अब ये फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है, he had started this practice of land grant। ठीक है, तो लैंड ग्रांट्स में what he started to do is that कि we will give, okay, so we will give basically certain piece of land जो है it will be given to the priestly classes। okay, ये किसको देंगे हम, प्रीस्ट को देंगे। बट गौतमीपुत्र सातकर्णी नेवर गेव लैंड ओनरशिप राइट टू द प्रीस्ट। व्हाट ही गेव वाज द रेवेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। ओके, रेवेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड टू द प्रीस्ट की मतलब से फॉर एग्जांपल 2 गांव है, तो 2 गांव से जितना रेवेन्यू मुझे आ रहा है, मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी को आ रहा है, वो रेवेन्यू मैंने किसी प्रीस्ट को असाइन कर दिया। ये प्रीस्ट को क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ सेरेमनीज वेयर परफॉर्म, एंड सेरेमनीज अगर परफॉर्म हो रही है तो इन रिटर्न वो प्रीस्ट को हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देना चालू किया, तो अग्रहारा देना चालू किया। ये लैंड ग्रांट्स को आप बोलोगे अग्रहारा। तो अगर इंडिविजुअल प्रीस्ट को दे रहे आप उसको अग्रहारा बोलोगे, अगर ओके आप टेम्पल को लैंड ग्रांट दे रहे हो तो आप उसको बोलोगे देवदाना या फिर देव अग्रहारा। ठीक है, तो देवदाना इज बेसिकली टेम्पल को दिया गया लैंड ग्रांट, अग्रहारा इंडिविजुअल प्रीस्ट को दिया गया लैंड ग्रांट। बट गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ओनरशिप ऑफ द लैंड कभी पास नहीं की। व्हाट ही पास्ड वाज द रेवेन्यू राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड टू दी प्रीस्टली क्लासेस। बट अनफॉर्चुनेटली ही ओपनड अप पैंडोरास बॉक्स। एक बार उन्होंने चालू कर दिया तो फिर चालू हो गई ये प्रैक्टिस। तो लैंड रेवेन्यू राइट देने के बजाय जो लेटर सातवाहना किंग थे एंड देयर आफ्टर गुप्ता जो किंग थे, उन्होंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया एंड दे गेव ओनरशिप राइट इटसेल्फ। ओके, ओनरशिप राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड टू द प्रीस्ट। किसने किया ये, लेटर सातवाहनाज ने एंड देयर आफ्टर फिर गुप्ताज ने। दोनों ने क्या चालू किया कि ये पीस ऑफ लैंड है, उसके रेवेन्यू राइट नहीं देंगे हम प्रीस्ट को, पूरा लैंड जो है उसका ओनरशिप राइट ही दे देंगे। किसको दे देंगे, तो प्रीस्टली क्लास को देंगे। अभी आपने ओनरशिप राइट दे दिया, द प्रॉब्लम इज दैट इन इंडिया ओनरशिप इज हेरेडिटरी इन नेचर। तो आपने अगर 2 विलेज एज एन ओनरशिप किसी प्रीस्ट को दे दिए, देन ऑब्वियसली उसकी फैमिली फॉर वो विलेज में पूरी जिंदगी बैठ के वहीं पे अपना काम चलाएगी। अब सिर्फ ओनरशिप आप दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर वहां पे कुछ फार्मर्स भी है, खेती बाड़ी तो चलती होगी, तो उनका क्या होगा। देन वो जो फार्मर्स है वहां पे या फिर जितने भी वहां पे जो एग्जिस्टिंग लैंड टिलर्स है, those become subservient to this priestly class automatically। Got it? And this is where the beginning of the feudalism started to occur in the country। तो हमारे फ्यूडलिज्म में यही इशू है। हमारे फ्यूडलिज्म में क्या इशू है कि हमारे पास एज सच कोई सर्फ एंड स्लेव नहीं है, बट हमारे पास एक लैंड ओनिंग क्लास है एंड देयर आफ्टर फिर एक टिलिंग क्लास है। टिलिंग मतलब जो एक्चुअल में हल चलाता है। गॉट इट? एंड ये वाला जो इशू है ये चालू हुआ प्रीस्टली क्लास से, बट बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर जो है, ओके, गुप्ता रूलर्स ने ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है सिर्फ प्रीस्ट को ही नहीं तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स को भी देना चालू कर दिया ऑन हेरेडिटरी बेसिस। अभी आप सोचिए कि अगर मैं गुप्ता रूलर हूं, आप मेरे कोई तो एक बड़े मिलिट्री कमांडर हो और मैंने आपको एक पीस ऑफ लैंड दे दिया। अगर मैंने आपको वो पीस ऑफ लैंड दे दिया इन हेरेडिटरी बेसिस, गॉट इट, तो उसके बाद मैं वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड आपसे कभी वापस ले पाऊंगा क्या? ले पाऊंगा, बट काफी मुश्किल चीज है। उसके बाद में यू आर अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर, आई एम अ ग्रेट रूलर,
बट हमारे बच्चों में से मेरा जो बच्चा है वो निकम्मा निकल गया, बट आपका जो बच्चा है वो ग्रेट मिलिट्री कमांडर ही रह गया। तो आपके पास एक परपेचुअल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, पीस ऑफ लैंड है, वहां से आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, वो आप फंड करके आपकी खुद की आर्मी भी आप बना लोगे। और आप क्या करोगे फिर, मेरे बच्चा जो है या फिर जो है बच्चा जो रूलर है उसी के अगेंस्ट आप चले जाओगे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूडलिज्म। द मोमेंट यू गेव फ्यूडलिज्म और फ्यूडल राइट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, then फिर you are consolidating his position on your own, on the altar of your own। और ये जो इमरजेंस ऑफ फ्यूडलिज्म है जिसके वजह से इंडिया में बाद में अब देखोगे कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी बन ही नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। हर्षवर्धन जो है ही ट्राइड फॉर द पॉलिटिकल यूनिटी, बट उनका जो टेरिटरी था वो भी सिर्फ नॉर्थन इंडिया तक ही सीमित था। देयर वॉज वर्चुअली नो किंग इन इंडिया आफ्टर गुप्ताज हु कैन क्लेम दैट दे हैव द एंटायर इंडिया अंडर देयर डिस्पोजल। गुप्ताज के टाइम पे भी आप देखोगे समुद्रगुप्ता ने सिर्फ लिख के रखा है कि भाई मेरे पास है पूरा इंडिया, बट कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर कि गुप्ता हो या ना हो, बट आफ्टर अशोका अगर कोई दूसरा किंग है जिसके पास एंटायर इंडिया है स्टार्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके साउथ तक, तो ऐसा एक ही रूलर है, दैट इज औरंगजेब। गॉट इट? सिंपल। तो ये जो यूनिटी इंडिया में क्यों नहीं आ पाई? देन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दैट इज अग्रहारा, देवदाना एंड फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है। देयर आफ्टर फिर विष्टि इज देयर। विष्टि मौर्यन के टाइम पे भी था, विष्टि यहाँ पे भी है। विष्टि का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर। ना ये फोर्स्ड लेबर आप किससे करवाओगे? फोर्स्ड लेबर आप दो पर्टिकुलर पीपल से करवाओगे। ठीक है, सो फोर्स्ड लेबर होता है, अभी से फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिजान हो, ओके, आर्टिजान मतलब आप पॉटरी का बिजनेस करते हो, आप पॉटरीज बनाते हो। ऑब्वियसली तो पॉटरीज बनाते हो तो इन दैट कैपेसिटी आपको स्टेट को कुछ ना कुछ तो टैक्स देना है। बट आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे करेंसी इतनी प्रिवेलेंट नहीं थी, तो आपको क्या करना पड़ता था? आपको महीने में 1 या 2 दिन किंग के पास जाके किंग के लिए पॉटरी बनानी पड़ती थी, जो फिर पॉटरी किंग मार्केट में बेचेगा, उससे कुछ पैसे कमाएगा। गॉट इट? तो यही बन गया आपका फोर्स्ड लेबर। मीन्स यू वेर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द किंग फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसको आप बोलोगे विष्टि। देयर आफ्टर फिर एक प्रिजनर ऑफ वॉर की भी कैटेगरी होती थी, उनसे भी फोर्स लेबर ये लोग करवाते थे। तो फोर्स लेबर वॉज देयर, इट वॉज देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल ऑल्सो। देयर आफ्टर फिर सेना भक्तम। ओके, सेना भक्तम करके एक टैक्स था जो देना पड़ता था मौर्यन पीरियड ऑफ टाइम के टाइम पर। तो वैसे यहाँ पे भी एक सेना भक्त नाम की कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर अ रॉयल आर्मी इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर विलेज, तो एट दैट टाइम विलेज हैड टू बेयर द एंटायर एक्सपेंसेस ऑफ द रॉयल आर्मी। तो उनका खाना पीना रहना ये सारा वो विलेज को बेयर करना पड़ता था, उसको आप बोलोगे सेना भक्ता। ओके, तो सेना भक्ता का कंसेप्ट भी था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। एंड देयर आफ्टर फिर लैंड रेवेन्यू जो है, ओके, दैट वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे आपको एक लाइन में एक ही लाइन याद रखनी है। ठीक है, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता द रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड हैड डिक्लाइन एंड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड हैड इंक्रीज्ड। क्यों रेवेन्यू ट्रेड से डिक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज रोमन ट्रेड बैन हुआ, तो फिर ट्रेड से कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा था, बट लैंड से जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनली लार्ज स्केल ऑफ द लैंड ग्रांट्स दैट हैड हैपेंड बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता। अगर लैंड ग्रांट दे रहे हो आप, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड किसी ब्राह्मण को दे रहे हो या फिर किसी मिलिट्री कमांडर को दे रहे हो, तो बंदा वो लैंड पे जाता था, वो लैंड पे डेवलपमेंट करता था, डेवलपमेंट की वजह से रेवेन्यू स्टेट का एनहेंस हो रहा था। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एंड अगेन लैंड रेवेन्यू वाज इन बिटवीन 14 टू 16, यहाँ पे बीच में ये होना चाहिए था। ठीक है, सो 14 टू 16 जो मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट एंशिएंट मिडिएवल टाइम 14 टू 16 दिस वाज द लैंड रेवेन्यू। इसके ऊपर दैट इज 1/4 के ऊपर तो कोई जाता नहीं था, बट 16 के नीचे आपको बहुत टाइम पे इंस्टेंसेस मिलेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो लैंड टैक्स था दैट वाज 50%, दैट इज हाफ। ओके, so ये लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम। देयरआफ्टर फिर गुप्ता सोसाइटी। हाउ वाज गुप्ता सोसाइटी? तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो देयर वाज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द कास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ द कास्ट? ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ण सिस्टम थी। ये वर्ण सिस्टम हमारे पास कहां पे थी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैदिक एज। अब फ्रॉम द टाइम ऑफ द वैदिक एज ऑनवर्ड, ठीक है, तो वैदिक एज के बाद कम टू द मौर्यन टाइम।
मौर्यन टाइम पे हमें एक कंसेप्ट दिया आचार्य चाणक्य ने जिसको बोला जाता है अंतज्या। ठीक है, अंतज्या मतलब 5 आउटकास्ट, 5 आउटकास्ट। Got it? Now, Acharya Chanakya had claimed that Varna is quite pure and Varna mein intervarna marriages are something that are not to be followed. But if a people or if a person is following intervarna marriage, then the progeny of that particular couple, okay, they will not be assigned any particular varna. Okay, they will be given some different caste वाले name. And ये जो 5 अंत्यजा जो नाम थे उसमें एक अंत्यजा का नाम था, ये 5 आउटकास्ट में से एक का नाम उन्होंने हमें दिया था, दैट इज दलिता। यही नाम याद रखो, पांचों के पांचों याद रखने की जरूरत नहीं है। सो दलित का जो अर्लियर वर्जन है दैट वी कैन स्टार्ट टू ट्रेस फ्रॉम आचार्य चाणक्य। तो आपने वर्ण में मैरिज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने अगर इंटरवर्ण मैरिजेस अगर किए तो आपकी जो प्रोजेनी है, अगर आप रिच पीपल नहीं हो, आप पुअर पीपल हो, तो आपके प्रोजेनी को आउटकास्ट बोला जाएगा। और आउटकास्ट कितने थे? सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आचार्य चाणक्य देयर वर टोटल 5 आउटकास्ट। वन ऑफ द आउटकास्ट वाज दलिता और दलित। सो दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द कंट्री। नाउ कम फास्ट फॉरवर्ड टू द टाइम ऑफ द मौर्यंस के आगे गुप्ता। अब गुप्ता के टाइम पे क्या हुआ? इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज फॉरेन इन्वेजन। गॉट इट? सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका भी हमने देखा था कि पूरा इंडिया अशोका ने कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद में इंडो ग्रीक, शकास, पार्थियन एंड कुशानास इंडिया में आए। प्रॉब्लम क्या था? जैसे ही अशोका ने टेरिटरी कैप्चर करना चालू की तो लॉट्स ऑफ ट्राइबल्स वर एक्यूमुलेटेड इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब ट्राइबल्स में भी एक हायरार्की थी कि ट्राइबल्स में भी एक प्रीस्ट था, ट्राइबल में भी एक किंग था, ट्राइबल में भी एक प्रजा थी। तो प्रजा को शूद्र में एंड प्रजा को वैश्याज में एक्यूमुलेट कर लिया, ट्राइबल किंग को क्षत्रियाज में आपने एक्यूमुलेट कर लिया, एंड देयर आफ्टर फिर ट्राइबल प्रीस्ट को आपने ब्राह्मणाज में एक्यूमुलेट कर लिया। तो वैसे ही जब फॉरेनर्स आए, तो फॉरेनर्स जब आने लग गए तो फॉरेनर्स का भी ऐसा ही था, उनके पास भी उनके प्रीस्ट थे, उनका किंग था और उनकी प्रजा थी, तो उनको अकॉर्डिंगली आपने अकोमोडेट कर लिया। बट एकोमोडेशन से प्रॉब्लम हुआ। द प्रॉब्लम वॉज दैट कि आप पहचानोगे कैसे कि भाई कौन सा इंडिजिनस है, कौन सा बाहर का है, कौन सा मेन स्ट्रीम है, कौन सा ट्राइबल है। एंड इन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, एक कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में इलेबोरेटली डेवलप होना चालू हुई फ्रॉम गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। तो से फॉर एग्जाम्पल, आप कौन हो? आप हो कुशाना। ओके, कुशान मतलब बेसिकली इन्वेडिंग ट्राइब। तो कुशानाज हो, आप इंडिया में आए एंड नाउ वी वांट टू फॉलो द इंडियन रिलीजन। तो अगर आप इंडियन रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, आप कौन हो? तो आप मिलिट्री कमांडर हो। तो मिलिट्री कमांडर अगर आप हो तो आपको क्षत्रिय वर्ण असाइन किया जाएगा। बट फिर भाई उससे इंडिजिनियस जो क्षत्रिय उनको तो प्रॉब्लम होगा ना, राइट? उनको तो उनकी सुपीरियरिटी दिखानी है, तो कैसे होगी फिर? इसीलिए विथ इन वर्ण फिर कास्ट असाइन करना चालू कर दिया गया। जो इंडिजीनियस पीपल है उनको हायर कास्ट मिली, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको लोअर कास्ट में डालना चालू कर दिया गया। तो दैट इज हाउ ब्राह्मणाज में वेरियस कास्ट डेवलप, क्षत्रियाज में भी वेरियस कास्ट डेवलप, शूद्राज में वेरियस कास्ट डेवलप, एंड इन बिटवीन वैश्याज में भी वेरियस कास्ट डेवलप। तो कास्ट डेवलप करने का वन ऑफ द प्राइमरी रीजन वाज टू असर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडिजीनियस पीपल, राइट? कि आप प्रूव कैसे करोगे कि भाई आप सुपीरियर हो विद इन ब्राह्मणा, राइट? या फिर विद इन क्षत्रिय आप सुप्रीम हो, ये कैसे प्रूव करोगे? ओके, सो दैट्स व्हाई दिस कास्ट सिस्टम एंड ये प्रोलिफरेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड। बिकॉज बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड आप यहाँ पे देखोगे अशोका के बाद फिर इन्वेडिंग ट्राइब, इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट था कि इंडिया की टेरिटरी मैक्सिमम थी एट दैट टाइम, एंड देयर आफ्टर फॉरेनर्स भी इंडिया के जो रिलीजन है उनको अडॉप्ट करना चालू किए थे। सो दैट्स अल्टीमेटली एक कास्ट सिस्टम जो है इसका एमर्जेंस इज बेसिकली, इवन दो इट इज ट्रेस टू द मौर्यन पीरियड ऑफ द टाइम, एंड मौर्यंस में 5 कास्ट के हमें नाम भी मिले, उसमें एक था दलिता, एंड देयर आफ्टर फिर बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता 1000 से ज्यादा कास्ट के नाम हमें यहाँ पे मिले हैं। सो प्रोलिफरेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज देयर इन द सोसाइटी। देयर आफ्टर फिर पोजीशन ऑफ द लोअर कास्ट, ओके, तो पोजीशन ऑफ द लोअर क्लासेस जो है वो थोड़े से और गड़बड़ाना चालू हो गए थे। नाउ ये जो अंत्यजादु थे, ओके, दैट इज 5 आउटकास्ट पीपल, इनको यूजुअली सिटी में अलाउड नहीं किया जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एंड दिस इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी इन द कंट्री ऑल्सो। बट बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर हमें एक वर्ड मिला है
अस्पृश्य। अस्पृश्य हिंदी में या फिर संस्कृत में आज भी अस्पृश्य का मतलब होता है अनटचेबल। ये जो वर्ड है ये सबसे पहले जो यूज हुआ था दैट वाज यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता। कात्यायना है, ओके, ही वाज बेसिकली द लॉ गिवर। ये स्मृति राइटर था, लॉ गिवर था। जैसे मनुस्मृति आपने सुना होगा, वैसे ही कात्यायना स्मृति भी है। ही वाज अ स्मृति राइटर और लॉ गिवर ऑफ द 5th century AD, और उसने लिख के रखा है हाउ अस्पृश्याज आर टू बी ट्रीटेड। सो अस्पृश्याज वर मेड अनटचेबल बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो वर्ड ये सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मिला है। इवन दो अनटचेबिलिटी इन इट्स अर्लियर फॉर्म हैड स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ द मौर्यन पीरियड ऑनवर्ड, बट ये पहला वर्ड हमें कहाँ मिला है? गुप्ता पीरियड में मिला है। देयर आफ्टर पोजीशन ऑफ द शूद्रा जो है वो इंप्रूव हुई। ओके, आउट ऑफ 4 वर्ण जो लास्ट वर्ण है शूद्रा, उनकी पोजीशन इंप्रूव हुई। क्यों? बिकॉज भाई उनसे भी लोअर लोग अब आ गए थे सोसाइटी में, अस्पृश्य, दलिता, अंत्यजा। ओके, सो ये सारे उनसे भी लोअर पीपल आ गए थे, तो पोजीशन ऑफ द शूद्रा जो है वो सोसाइटी में थोड़ी बहुत इंप्रूव हो गई। They could listen to the Puranas and they could also worship Lord Krishna. Thereafter फिर condition of the Chandalas. Okay, now जो चांडाला as a category है, it is considered as one of the poorest category of within untouchable. ये जो चांडालाज है उनके plight के बारे में फाहिन ने लिखा था, and Fahin had told us that whenever Chandala want to enter into the city or want to enter a village, he had to strike a piece of wood so that everybody will get to know about their presence. Thereafter Chandala is not supposed to enter into anyone's house. Thereafter Chandala is not supposed to touch any person, and even Chandala, okay, वो जो है, okay, he shall not show his face to the higher caste people in the society. So the concept of pollution which was there from the time of the Mauryan period onward, it got further entrenched in the society by the time of the Gupta period. ठीक है, and thereafter फिर एक वरहमित्रा है। ठीक है, सो आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, तो आर्यभट्ट के जाने के बाद आर्यभट्ट की पोजीशन ली थी गुप्ता कोर्ट में वरहमित्रा ने। तो वरहमित्रा हैड सजेस्टेड दैट देयर शैल बी हाउसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड वर्ण बेस्ड। ओके, तो ये कंसेप्ट भी क्लियरली शो करती है द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर बाय द वर्ण हायरार्की, कास्ट हायरार्की एंड देयर आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन, that is untouchability, was quite entrenched in the society. Got it? So this is related to the proliferation caste system in the country. The position of the woman, now position of the woman deteriorated further during this particular period of time. हमने देखा था वैदिक पीरियड में क्या हुआ था। ओके, मगध पीरियड में एज सच हम लोगों ने पोजीशन ऑफ वुमन के बारे में लिखा नहीं था, बिकॉज पोजीशन ऑफ द वुमन इवन दो इट वाज डिटेरियोरेटेड, कुछ ज्यादा लार्जर इम्पैक्ट पड़ा नहीं था। तो लेटर वैदिक एज में जिस पोजीशन थी वुमन की, वही पोजीशन मौर्यन एज में भी थी। बट बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता बहुत सारी अनवांटेड प्रैक्टिसेस हैड crept in द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल प्री प्यूबर्टी मैरिजेस। प्री प्यूबर्टी मीन्स जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़कियों का जब चालू होता है, देन इट इज कंसिडर्ड दैट वुमन आर इन देयर प्यूबर्टी और गर्ल इज इन हर प्यूबर्टी। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होने से पहले ही आप शादी करवा दो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स यूजुअली इन द एज ऑफ 13 to 14 years ऑफ एज फॉर द गर्ल, तो उसके पहले आप उनकी शादी करवा दो। ओके, सो चाइल्ड मैरिजेस, प्री प्यूबर्टी मैरिजेस, ये गुप्ता के टाइम पे आए। thereafter फिर पॉलीगैमी, तो ऑब्वियसली इट वाज देयर फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड ऑनवर्ड, वो यहाँ पे भी थी। ओके, thereafter वुमन now were even denied right to property during the time of the Mauryans, or even in later Vedic age we have evidences whereby women used to inherit the property of the spouse as well as of the father. But by the time of the Gupta period we got to know कि भाई इनको right to property भी deny किया गया था, except स्त्री धन। स्त्री धन का मतलब क्या होता है? then that property of woman that she gets during the time of their marriage. तो मैरिज के टाइम पे पापा से या फिर इन लॉज से कुछ ना कुछ तो इनको सोना मिल गया, कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, राइट? तो ये सारी प्रॉपर्टी बन जाती है लड़की की। तो स्त्री धन वो अपने पास रख सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम स्त्री धन शी कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी। एंड देयर आफ्टर फिर प्रैक्टिस ऑफ सती, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द सती, फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ द सती कैन बी ट्रेस टू द ईरान इंस्क्रिप्शन इन 510 AD। ये मध्य प्रदेश की जगह है ईरान। तो सबसे पहला इंस्टेंस ऑफ सती इंडिया में कब हुआ था? तो ईरान में हुआ था अराउंड 510 AD। ओके, तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि भाई ये कोई एंशियंट ट्रेडिशन इंडिया में है नहीं। इसका सबसे पहला वाला जो एविडेंस है इंडिया में हमें कहाँ पे मिला है? तो यहाँ पे मिला है। यस, ऑब्वियसली रामायणा में, महाभारत में सती के बारे में लिखा गया है, बट मैंने आपको बताया
कि रामायण एंड महाभारत का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, अभी का जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि गुप्ता पीरियड में या फिर उसके बाद वाले पीरियड में ये रामायण एंड महाभारत की स्टोरी रीराइट की गई होगी एंड उसमें फिर सती के इंस्टेंसेस डाले गए होंगे। ओके, देयर आफ्टर फिर रिलीजन, देन विथ इन रिलीजन वैष्णविज्म एंड भागवतिज्म वेर क्वाइट बिगेस्ट रिलीजन ऑफ दैट टाइम। सबसे पहले तो वैष्णविज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैष्णविज्म? द भक्ति ऑफ विष्णु। ओके, सिंपल, अगर आप सिर्फ विष्णु के भक्त हो, दैट इज श्री कृष्ण के अगर आप भक्त हो तो आपको बोला जाएगा वैष्णविते। बट अगर आप विष्णु के साथ साथ एक और गॉड का पूजा करते हो, दैट इज नारायण। ठीक है, तो बेसिकली विष्णु के साथ साथ नारायण का भी अगर आप पूजा कर रहे हो देन आपका कल्ट है वो बन जाता है भागवत कल्ट। सो भागवतिज्म इज बेसिकली द इंटरमिक्सचर ऑफ द विष्णु एज वेल एज नारायण गॉड। सुना होगा नारायण, नारायण वाला जो भगवान है, यस दैट वन। ओके, so that is Bhagavatism and thereafter Vaishnavism. These two were biggest cult of that time and thereafter idols of the Brahminical religion also appeared. मैंने आपको पहले भी बताया था जो हिंदू रिलीजन है, ओके, ये हिंदू रिलीजन आया कब? 9th सेंचुरी एडी में आया, गॉट इट। और ये किसने लाया? आदि शंकराचार्य। इन्होंने लाया था। इन्होंने बोला था कि एंशियंट टाइम पे इन बिटवीन 1500 से 600 के बीच में जो आर्यन लोग रहते थे उनका जो रिलीजन था वो रिलीजन है, ओके, वही हमारा रिलीजन रहेगा, गॉट इट। एंड फिर ये रिलीजन का नाम क्या है पूछा गया आदि शंकराचार्य से, तो उन्होंने बोला कि ये हिंदू है। क्यों? बिकॉज ये जो एंटायर आर्यन सिविलाइजेशन थी इट वॉज अराउंड सिंधु रिवर, ओके, बट अरेबिक लोग जो है, ओके, जिनकी वजह से ये आदि शंकराचार्य को एंटायर सिविलाइजेशन का पता चला था, तो ये अरेबिक लोग सिंधु को हिंदू बुलाया करते थे। दे कुड नॉट प्रोनाउंस सो एट दैट टाइम, तो ये सिंधु को क्या बुलाया करते थे? हिंदू बुलाया करते थे। इसमें भी फर्दर ये जो आदि शंकराचार्य उन्होंने बोला था कि हम एंटायर वैदिक रिलीजन फॉलो नहीं करेंगे जैसे कि तैसा, हम लोग क्या फॉलो करेंगे? इसमें सिर्फ उपनिषद फॉलो करोगे। और उपनिषद क्या है ये भी देखा था हमने। उपनिषद इज बेसिकली वेद जहां पे खत्म होते हैं, दैट इज वेद अंत जहां पे होता है वेदांत, ओके, तो वो हम लोग फॉलो करेंगे। और उपनिषद में भी मैंने आपको बताया था कि उपनिषद इज नथिंग बट द क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटायर वैदिक लिटरेचर। तो वेदास में जो सैक्रिफाइसेस है उसको क्रिटिसाइज किया गया था और बोला गया था कि भाई आप सैक्रिफाइसेस मत करो, आप क्या रखो? श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। सो वेदांत फिलॉसफी और उपनिषदिक फिलॉसफी इज एंटी सैक्रिफिशियल। आपको भगवान से कुछ मांगना है तो आप बलि मत चढ़ाओ, आप पूजा करो, अर्चना करो, आप क्या रखो? भक्ति रखो, दैट इज फेथ रखो भगवान पे, और आपकी इच्छा है वो जो पूरी हो जाएंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो 9th सेंचुरी एडी में लेके आए। तो हिंदुइज्म जो है it is considered as one of the new religion as compared to the Christianity or the Islamic religion. But ये काफी debatable way है कि ये religion है या नहीं, या फिर it is a way of life। तो इसके different interpretation या फिर different चीजें आपको मार्केट में मटेरियल्स में मिल जाएगी। मैंने आपको सिर्फ क्रक्स बताया कि ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड डिबेट है क्यों, वाई देयर इज नो सिंगल फाउंडर ऑफ हिंदू रिलीजन, गॉट इट। तो इसके वजह से, और फिर हिंदू की जो कोर कंसेप्ट है जैसे द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, thereafter शुद्धाद्वैत है, तो ये सारी कंसेप्ट जो उसके ऊपर मैं कभी बाद में लेक्चर ले लूंगा। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो हिंदू जो वर्ड है वो 9th सेंचुरी एडी में आया। तो वैदिक टाइम से लेके 9th सेंचुरी एडी जो है, ओके, ये पर्टिकुलर वैदिक रिलीजन को क्या बोला जाता था? तो ये वैदिक रिलीजन को बोला जाता था ब्राह्मणिकल रिलीजन, गॉट इट। ये ब्राह्मणिकल रिलीजन का नाम बदल के हिंदू रिलीजन करने का काम है वो आदि शंकराचार्य ने किया इन 9th सेंचुरी एडी। तो ब्राह्मणिकल रिलीजन मतलब वैदिक रिलीजन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड ये जो वैदिक रिलीजन है दैट इज ब्राह्मणिकल रिलीजन, ठीक है। सो ये वैदिक रिलीजन या फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है वो अल्टीमेटली, ओके, इट वॉज ऑल्सो देयर। और इनके जो भगवान थे, इनकी जो मूर्तियां बनना जो चालू हुआ था वो गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स चालू हुआ था। तो मैंने आपको बताया भी था विष्णु भगवान, देयर आफ्टर सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, इवन शंकर, बलदेव, ओके, सूर्य भगवान की मूर्तियां, राइट। सो ये सारी की सारी जो मूर्तियां है ये अर्लीस्ट फॉर्म में कब बनना चालू हुई थी? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड।
गुप्ता पीरियड के पहले ओके आइडल वर्शिप एज सच नहीं थी एक्सेप्ट शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग के इंस्टेंस हमारे पास है बट आइडल वर्शिप नहीं थी। आइडल वर्शिप स्टार्टेड फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। thereafter फिर गुप्ता आर्ट एंड कल्चर देखेंगे फिर, ठीक है। सो दैट वाज रिलेटेड टू द गुप्ता सोसाइटी, पोजीशन ऑफ द वुमन, व्हाट वाज द रिलीजन, पोजीशन ऑफ द लोअर कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कम टू द गुप्ता आर्ट एंड कल्चर। नाउ एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न, देन गुप्ता एज इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ एंशियंट India. Why it was considered as a golden age of ancient India? Then Guptas had made progress in virtually each and every field of the human endeavor. तो कौन सी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडिएवर थी, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो आर्किटेक्चर, व्हाट वाज देयर आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो एक 2 मीटर ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा मिला है हम लोगों को, सुल्तानगंज बुद्धा भी बोला जाता है इसको। तो ये गुप्ता पीरियड के टाइम का है। बुद्धा सिटिंग इन द धर्मचक्र मुद्रा इन द सारनाथ, ओके, ये भी कहाँ पे हम लोगों को मिला है, ये कौन से पीरियड से बिलोंग होता है, तो गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग होता है। thereafter फिर अजंता केव, बाघ केव, बामियान केव। अजंता इज इन महाराष्ट्र, दिस इज क्वाइट फेमस। बाघ केव इज इन मध्य प्रदेश। बामियान केव जो है वो अफगानिस्तान में है। ये बामियान केव का जितना भी आर्किटेक्चर है वो तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया है, गॉट इट। तालिबान जो है ओके अफगानिस्तान में व्हेन तालिबान केम इनटू पावर इन 1996 फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने बामियान का पूरा केव डिस्ट्रॉय किया है। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा जो है वो बामियान केव्स के एंट्री में थी, ओके काफी बड़ा स्टैचू है, उसके नीचे डायनामाइट लगा के उड़ा दिया था तालिबान ने। उसकी वीडियोस भी बाद में उन्होंने रिलीज किए थे। बट बामियान केव जो है वो अफगानिस्तान वाला, इट वाज आल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय द गुप्ता डायनेस्टी। एज फार एज अजंता केव इज कंसर्न, देन अजंता केव जो है उसका जो काम है इट इज कंसिडर कि वो 2 फेसेस में हुआ था। पहला फेज था वो गुप्ता के टाइम के अराउंड था, सेकेंड फेज जो है वो राष्ट्रकूटास के अराउंड है, दैट इज 7th and 8th century AD। तो गुप्ता एंड राष्ट्रकूटा दोनों ने मिलकर पैट्रोनाइज किया था अजंता केव्स को। अजंता केव जो है वो सोलली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ओके महाराष्ट्र में अजंता के साथ एक और केव का नाम दिया जाता है, दैट इज एल्लोरा, अजंता एल्लोरा केव। ये जो एल्लोरा केव जो है ओके ये एल्लोरा केव्स में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड देयरआफ्टर ब्राह्मणिज्म तीनों की पेंटिंग्स एंड तीनों के स्ट्रक्चर मिलेंगे। बट अजंता इज सोलली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। सो अजंता केव्स, बाघ केव्स एंड बामियान केव्स, ये जो केव्स है वो किसके हैं, तो बुद्धा से रिलेटेड है। एंड देयरआफ्टर दिस केव्स वेर इरेक्टेड और दे वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता। पंचयातना टेम्पल, ओके ये काफी कॉमन स्ट्रक्चर है एंशियंट टेम्पल्स का। आजकल भी ऐसे बहुत सारे टेम्पल आपको मिलेंगे। तो से फॉर एग्जांपल अगर ये टेम्पल प्रीमाइसेस है, ओके तो यहाँ पे आपका एक होता है मेन डेटी, ओके तो ये मेन डेटी का एक टेम्पल रहेगा और इसके 5 कोनों में 5 अलग अलग डेटीज, मतलब 5 अलग अलग भगवान के टेम्पल रहेंगे। तो आपके कितने टेम्पल हो गए टोटल, 1 2 3 4 और 5, इसी को आप बोलोगे पंचयातना टेम्पल, got it। So Panchayatna temple matlab in one particular temple complex you will be having 5 structure, one main deity which will be situated at the center and it will be surrounded by 4 subordinate deities। आपको बहुत सारे ऐसे टेम्पल आर्किटेक्चर मिलेंगे और इन स्पेसिफिकली नगरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। ये नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप करने का काम भी जो किया था वो गुप्ताज ने ही किया था। And earliest version of the Nagara style of the temple architecture are भितरागांव and दशावतारा विष्णु टेम्पल, ठीक है। सो ये जो भितरागांव टेम्पल जो है दोस्तों, ओके इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन द इंडिया। अगर इंडिया में सबसे पुराना टेम्पल सर्वाइव किया गया नगरा स्टाइल में अगर कोई है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ भितरागांव टेम्पल। एंड विष्णु टेम्पल इज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेम्पल ऑफ द इंडिया। नो डाउट वाराणसी, उज्जैन, देयरआफ्टर इवन अयोध्या, ओके यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। बट ये जो स्ट्रक्चर है ओके ये जो स्ट्रक्चर है वो लेट एंशिएंट या फिर मीडिएवल पीरियड में बनाए हुए स्ट्रक्चर्स है। वेयर एज भितरागांव जो टेम्पल है एक्चुअल, ओके आप नेट पे जरा सर्च कर लेना, विल गेट द इमेज। मुझे इतना टाइम नहीं मिला आज कि इमेज बनाऊं या फिर इमेज आपके लिए लेके आऊं, तो दैट्स व्हाई मैंने आज इस पर्टिकुलर स्लाइड में एज सच कोई इमेज रखा नहीं है। बट दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल, नॉट वन ऑफ द बट इट इज इनफैक्ट द फर्स्ट
टेम्पल इन द नगरा स्टाइल इन द कंट्री, और फर्स्ट सर्वाइविंग टेम्पल आप बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। Thereafter फिर दशावतारा विष्णु टेम्पल इज ऑल्सो देयर। दशावतारा विष्णु टेम्पल अगेन दिस वॉज मेड इन द नगरा स्टाइल एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर इटसेल्फ। तो भितरगांव टेम्पल एंड दशावतारा विष्णु टेम्पल, ओके। एंड thereafter फिर पंचायतना स्टाइल ऑफ द टेम्पल एंड नगरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल, ठीक है। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि गुप्ता के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी। Thereafter फिर लिटरेचर, ना एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, समवेयर अराउंड दिसंबर या फिर जनवरी में एक लिटरेचर थीम के ऊपर अलग लेक्चर लूंगा, बिकॉज ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स है, इसको मैं अभी इतने कम टाइम में सम अप नहीं कर पाऊंगा, बट इस अभी के लिए इसको एज अ फैक्चुअल डाटा ही लिख लेना। यूजुअली आपको हर एक बुक के बारे में एक दो लाइन यूजुअली पता होनी चाहिए, बट उसके ऊपर मैं अलग लेक्चर लूंगा समवेयर अराउंड दिसंबर या फिर जनवरी में। अभी के लिए फैक्चुअल डाटा तो वैसे ही लिख लेना कि लिटरेचर डेवलपमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता देयर वाज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द लिटरेचर। इतने ज्यादा बुक इनके पीरियड में लिखे गए हैं विच शोज दैट कि ऑर्डिनरी पीपल और लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कुड रीड एंड राइट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इतने सारे बुक हम लोगों को पहले के टाइम पे तो मिले नहीं है, हार्डली 1 या 2 बुक ही होते थे पहले के टाइम पे, बट अगर इतने ज्यादा टाइप के बुक्स अगर लिखे जा रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता, इट शोज दैट सोसाइटी इटसेल्फ वाज क्वाइट लिटरेट वन एट दैट टाइम, ठीक है। तो जस्ट ओवरऑल एक बार देख लेना कालिदासा ने कौन से लिखे थे। अमर सिम्हा का एक अमर कोशा है। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन इज नथिंग बट अ कीवर्ड, वर्ड का एक डिक्शनरी पकड़ लो आप लेक्सिकॉन को। thereafter विशाखा दत्त के बारे में तो हमने देखा ही है, देवी चंद्रगुप्तम क्या होता है एंड मुद्रा राक्षसा क्या है। आज देवी चंद्रगुप्तम के बारे में मैंने बताया था, मुद्रा राक्षसा वी हैव कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यंस। विष्णु शर्मा फेमस पंचतंत्रा तो आपको पता ही होगा, पंचतंत्रा की कहानियां काफी फेमस होती है स्पेसिफिकली बच्चों में, बचपन में तो आपने भी देखी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हितोपदेशा वाज आल्सो रिटन। मृच्छकटिकम, ठीक है। सो शूद्रका की ये लव स्टोरी के ऊपर बुक है, ब्राह्मण एंड लोअर कास्ट गर्ल के ऊपर। thereafter फिर भारवी, किरीटार्जुनिया, दांडिनी ने लिखा था काव्य दर्शना, एंड thereafter फिर दशकुमार चरित्र। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द बुक्स वेर रिटन। एक बुक का नाम यहाँ पे है नहीं, बट इवन कामसूत्रा, ओके, इट वाज आल्सो रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता इटसेल्फ, ओके। एंड ये जो कामसूत्रा है इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट सेक्युलर लिटरेचर इन द कंट्री, ओके। मतलब इट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजियस एक्टिविटी और रिलीजन, it is the earliest secular literature in the country. So basically all this kind of the literatures were written during the time of the Gupta period, but in literature के ऊपर I'll take another lecture, ठीक है, somewhere around December and January। तो उसमें मैं थोड़ा सा in detail हर एक बुक के बारे में डिस्कस करूंगा। Science and tech, now as far as science and tech is concerned, then Sushruta had written one book called as Sushrut Samhita, Sushrut Samhita means all knowledge of Sushrut will be in this book. He is also known as father of surgery in India, and it is considered that he was aware of the multiple surgical procedure. Some of the surgical procedures are even mentioned in this Sushruta Samhita. He could treat cataract, right? He could treat multiple diseases also, and he could also carry out certain surgical procedure. तो surgical procedure कैसी होनी चाहिए, 108 different type of the instruments that were to be used in the surgery, वो भी इन्होंने इस बुक में मेंशन करके रखे हैं, ओके। thereafter फिर आयुर्वेदिक नॉलेज में वाघभट्टा, okay, one of the most important person, that is Vagbhatta, as far as Ayurvedic knowledge is concerned. He was also there during the time of the Gupta. thereafter फिर mathematics and astronomy में obviously आर्यभट्ट, got it। so आर्यभट्ट जो है quite important person, okay, काफी young age में मरे थे आर्यभट्ट, hardly 24 to 26 years ही age था इनका when he had died, but in such a short span of the time he had written one book called as आर्यभाटिया, okay। ये आर्य भाटिया है, अर्घ भाटिया नहीं है, ओके। सो आर्य भाटिया जो है उसमें उन्होंने लिखा था कंसेप्ट ऑफ जीरो, ओके। तो कंसेप्ट ऑफ जीरो जो है, ओके, वो सबसे पहले किसी ने एक्सप्लेन किया होगा तो आर्यभट्ट ने किया था। बट ये जो जीरो का सिंबल जो है, ओके, ये सिंबल जो है इट वाज अवेयर टू इंडियंस सिंस वैदिक पीरियड ऑफ टाइम इटसेल्फ। तो वैदिक लिटरेचर में मौर्यंस टाइम पे भी ये जीरो हम लोगों को पता था, बट जीरो का जो प्लेस है वो हमें नहीं पता था कि भाई जीरो सबसे पहले आएगा, फिर 1 2 3 उसके बाद में ऐसे जाओगे तो ये 10 आएगा। तो ये जो बेसिक
नॉलेज ऑफ जीरो जो है, ओके, कि जीरो का जो प्लेस होगा इन नंबरिंग वो कहाँ पे एग्जैक्टली आता है, ये बताने का काम किया था आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया था क्या, तो काफी डिबेटेबल चीज है, बिकॉज जीरो का जो सिंबल है वो पहले से ही था, बट कंसेप्ट वाइज एग्जैक्टली जीरो का प्लेस न्यूमेरिकल नंबर्स में कहाँ पे आना चाहिए, ये आर्यभट्ट ने हमें बताया था। ओके, अभी के लिए एक और चीज याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज बाक्स्थाली इंस्क्रिप्शन। ये बाक्स्थाली इंस्क्रिप्शन जो है इट इज इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के नेशनल लाइब्रेरी में है अभी। ओके, ये जो इंस्क्रिप्शन है इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन मेंशनिंग जीरो। तो ये जीरो का जो सिंबल आपको मिलेगा दैट इज इन द बाकस्थली इंस्क्रिप्शन। ये 3rd सेंचुरी एडी का टेक्स्ट है, ये 3rd सेंचुरी एडी का ओरिजिनल टेक्स्ट हमको मिला है, एंड इट इज वो पर्टिकुलर टेक्स्ट में ये बहुत सारे जीरो के सिंबल्स हमें मिले हैं। एंड आर्यभट्ट का जो टाइम है दैट इज रफली 476 से लेके 501 के अराउंड है। तो आर्यभट्ट के पहले ही जीरो का जो सिंबल था वो लोगों को पता था, बट जीरो का एग्जैक्ट प्लेस हमें नहीं पता था। गॉट इट? वो प्लेस देने का काम किसने किया है, तो प्लेस देने का काम जो है वो आर्यभट्ट ने किया है इन हिज बुक आर्यभाटिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्यभट्ट ने इस पर्टिकुलर बुक में हम लोगों को एक और चीज बताई है, क्या बताई है वो पर्टिकुलर चीज, देन प्लेस ऑफ द अर्थ एंड सेंटर एंड अर्थ एंड सन। तो हम पहले कंसिडर करते थे आर्यभट्ट के पहले कि भाई अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट इट वाज आर्यभट्ट हु हैड फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव्ड दैट इट इज नॉट अर्थ, it is sun who is at the center and earth is revolving around the sun, and that is how he could even prove lunar eclipses। तो जो सूर्य ग्रहण होता है, ओके, सोलार नॉट लूनार, सॉरी सोलार, तो जो सूर्य ग्रहण वाला जो कंसेप्ट है कि ये सूर्य ग्रहण एग्जैक्टली होता क्यों है, वो सबसे पहले ऑब्जर्व करके प्रूव करने का काम किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। thereafter we are having this Varahamitra, he had written Pancha Siddhantika and thereafter Brihat Samhita। Pancha Siddhantika, as the name suggests, it deals with the 5 Pancha Siddhanta, means 5 different books or principles of the astronomy। तो इसमें उन्होंने 5 different books थे एस्ट्रोनॉमी के उस टाइम पे, उसका समरी दिया है पंच सिद्धांतिका में। एंड बृहत संहिता में, ओके, ही हैड प्रूव्ड दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। ये जो आर्यभट्ट ने बोला था वो तो बराबर है, बट मून जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड मून एंड अर्थ आर टुगेदर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये वाली जो चीज है वो बृहत संहिता में वराहमित्रा ने बताई थी। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दिस वेर ऑब्जर्वेशंस ओनली। तो ये थियोरेटिकल नॉलेज था सारा का सारा, एंड थियोरेटिकल नॉलेज को प्रूव करने के लिए आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा के वो प्रूव करना पड़ता है, विच दे कुड नॉट, एंड दैट्स वाई फिर अल्टीमेटली ये जो दोनों का जो नॉलेज है, ओके, ये नॉलेज का जो एक्चुअल इन्वेंटर अगर वर्ल्ड में आपने देखा तो इट इज कंसिडर्ड एज अ कोपरनिकस। जो जियोसेंट्रिक व्यू है उसको रिफ्यूट करके हेलियोसेंट्रिक व्यू अल्टीमेटली फिर कोपरनिकस ने लाया था, एंड कोपरनिकस का प्रूव करने के लिए फिर गैलीलियो गैलीली ने ओके सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था और वो प्रूव किया था उसने। गॉट इट? तो कोपरनिकस एंड गैलीलियो गैलीली ये जो है वो वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है कि उन्होंने ये सारी चीजें इन्वेंट की, बट एंशिएंट इंडिया में वी कंसिडर दैट आर्यभट्टा एंड देयरआफ्टर वराहमित्रा जो है इन्होंने ये चीजें कंसेप्ट प्रूव की है। देयरआफ्टर ब्रह्मगुप्ता का ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत एंड खंदा खाद्य का quite important book, because here they have given computations of the जीरो के जो कंप्यूटेशन है वो कैसे होने चाहिए, ओके, वो उसके प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे। जैसे 1 को मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूँ तो 0 ही आएगा, 40 को मल्टीप्लाई मैं 0 से करूँ तो 0 से ही आएगा। यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0। तो ये जो मैथमेटिकल रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स जो है तो वो कहाँ किसने दिए थे हम लोगों को, सबसे पहले ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत एज वेल एज खंद्या खाद्य का, दोनों बुक में ये वाले प्रिंसिपल्स दिए थे। इसमें आपको थियरी मिलेगी, इसमें आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द जीरो मिलेगा। तो ये ब्रह्मगुप्ता ने किया था, ओके। तो मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है इट रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड। एंड फिर मेहरौली आयरन पिलर का जो रस्ट फ्री, इवन टिल टुडे, आज के जमाने में भी, ओके, एंटायर वर्ल्ड में देयर इज नो टेक्निक विच कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द आयरन। बट एंशियंट टाइम में इंडिया के पास ये ऐसा कोई टेक्निक था, कैसे? बिकॉज मेहरौली आयरन पिलर जो है इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द समुद्रगुप्ता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इनको 17th सेंचुरी में डिस्कवर भी कर लिया था, बट 19th सेंचुरी तक ये वाला जो पिलर है वो रस्ट नहीं हुआ था।
तो बना था 4th सेंचुरी एडी में, 19th सेंचुरी तक ये रस्ट नहीं हुआ था, बट टुवर्ड्स द इनिशियल पीरियड ऑफ द 20th सेंचुरी ऑनवर्ड रस्टिंग प्रोसेस इसमें चालू हो गई। तो इट इज नाउ क्वाइट क्लियर कि भाई मेहरौली आयरन पिलर जो है इट वाज मेटलर्जिकल मास्टर क्लास ऑफ दैट टाइम, बिकॉज पीपल वेर अवेयर हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द आयरन। ओके, तो आयरन फ्री और रस्ट फ्री आयरन जो है वो भी इनके पास था। एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट वन, Fahin's account. Fahin was a Chinese traveler who had visited the area of the Gupta Empire during the time of the Chandragupta II. The primary purpose of the Fahin's visit was to visit places related to the Gautam Buddha. So he came into India, he visited different places related to the Gautam Buddha, and he has written elaborately about India. But दो चार पॉइंट आपको याद रखने हैं, that first of all mild administration वाली चीजें हैं, and thereafter even criminal laws were very mild. And as far as free food and medicines are concerned, then ये जो freebies वाला concept है, welfare policy वाला concept है, it continued. So he have mentioned that in Patliputra free hospital and free canteens were provided by the state, that is Gupta rulers, for the needy people. So this is something related to the Fahin's account. एक बार इसको भी देख लेना. And then that sums up our entire Gupta dynasty, guys. ठीक है, तो गुप्ता में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो इन दी एंड यू कैन जस्ट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन एन इलैबोरेट वे। बट एज फार एज देन लेक्चर इज कंसर्न इट इज तो ओवर, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा प्रमोशन तो ऑब्वियसली बनता है टुवर्ड्स द एंड, राइट? So I am basically the history optional faculty over here. I have scored 300 and plus in history optional. मार्कशीट भी मैंने दिखाई है, अगर आपको देखनी है तो वो दूसरे वीडियो में आप एक बार ज़रूर देख लेना, जो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का एक्सप्लेनर वीडियो जो बनाया था उसमें। So this particular lectures will be there. I am starting on 30th September. ओके, एवरी डे 1 to 4 विल बी द लेक्चर टाइम। हर दिन हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे इसमें। एंड देयर आफ्टर इसमें आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर नॉट ओनली द बेसिक बुक्स, ऑल द बेसिक बुक्स दैट आर देयर ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इसमें मैं कवर करवाऊंगा। 100+ लेक्चर रहेंगे इसमें, 25 लेक्चर्स ईच फॉर एंशिएंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल या फिर आपको अभी भी ऑप्शनल में अगर कन्फ्यूजन है तो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और अगर आपको एडमिशन लेना है हिस्ट्री ऑप्शनल में देन हरी अप गाइस, ठीक है। सो इसका जो फीस है दैट इज 30,000, ओके। बट अगर आप मेरा कोड यूज करोगे SN लाइव का देन यू विल गेट इट फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द 12,500। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है दोस्तों हिस्ट्री, ठीक है। और क्यों लेना चाहिए, ओके, इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनर वीडियो बनाया, एक बार तो ज़रूर देख लेना। बट हमेशा याद रखो कि अब प्री और मेंस में भी आपको हिस्ट्री का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली प्रीलिम्स में ही आ रहे हैं और फिर उसके ऊपर आपके अप्रॉक्सीमेटली 75 वर्थ ऑफ क्वेश्चन जो है वो मेंस में GS1 में आ रहा है। प्लस आप हिस्ट्री को एज अ बैकग्राउंड कोई भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो, दैट इज GS2, GS3, GS4, देयर आफ्टर इवन इन एसए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विल ऑलवेज हेल्प यू। तो बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बहुत लार्जर पोर्शन है, पर भाई वो लार्जर पोर्शन तो आपको वैसे भी पढ़ना ही है, राइट? तो अगर पढ़ना ही है तो डू इट इन एन इलैबोरेट वे, तो आपको हेल्प भी होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चलेगी, ओके। एंड देयर आफ्टर फिर ये हमारा जो बैच 6 है जो 30th सितंबर से जो चालू हो रहा है, ओके। सो इसमें भी मैं कुछ हिस्ट्री के GS के लेक्चर्स लेने वाला हूँ। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑल दिस लेक्चर्स इन एन इलैबोरेट वे, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जॉइन दिस कोर्स अगेन, ओके। एक डेली बेसिस का है फाउंडेशन लेक्चर एंड देयर आफ्टर फिर एक वीकेंड बैच भी इसमें चलेगा। यू कैन यूज माय कोड टू अवेल द डिस्काउंट, SN लाइव कोड है मेरा एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट। एंड फिर फाइनली गाइस, ओके, ये जो ग्रुप्स है इसके ऊपर यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस PPT। तो अगर आपको PPT चाहिए फॉर द स्टडी पर्पज देन यू विल गेट द एक्सेस टू दिस PPT ऑन दिस ग्रुप, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो एज फार एज एंशिएंट इंडिया का जो मैंने प्लान किया था, हड़प्पा, मगध एम्पायर, in between Vedic civilization also, and thereafter फिर Gupta. So I have covered all the main aspect of this particular dynasties. Okay, तो अगले हफ्ते से most probably Wednesday या Thursday के around I'll take 1 or 2 lectures on Sultanate and 1 or 2 lectures on the Mughals, because medieval India में Sultanate and Mughal से maximum questions आते हैं। अर्ली मीडिएवल इंडिया जो है दैट इज 700 से लेके 1200 AD तक, यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चन यूजुअली UPSC नहीं पूछता, ओके। तो एक सल्तनत कवर करेंगे, एक मुगल्स कवर करेंगे, ओके गाइस। तो वो अगले हफ्ते के लिए। तो विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।